Hello everyone, welcome to UPSC IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को अच्छे से डिटेल में फिनिश कर लिया था एंड आई एम रियली श्योर उससे रिलेटेड कोई डाउट आपके ना हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पहले तो आप प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखना। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाते तो आप कमेंट बॉक्स से अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज आज की वीडियो में हम जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास 6 की एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एक एक इवेंट्स को जो है कहीं ना कहीं समझ लीजिए, बिकॉज हमने उसको डिटेल्ड में जो है डिस्कस किया था। टाइमलाइन के थ्रू मैंने एक एक इवेंट्स को जो है लिंक करके आपको समझाया है वहाँ पे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियो को अगर कोई भी डाउट हो तो रिवाइज करके ही आप आइएगा एंड देन आप इस वीडियो को फिर अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो क्लास 7 की एनसीईआरटी वो मेनली फोकस करती है आपके मिडिवल पीरियड को, यानी क्लास 6 की एनसीईआरटी में हमने जहाँ एंशिएंट एज को कवर किया था, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्लास 7 में हम मिडिवल एजेस को यानी मिडिवल पीरियड को कवर करेंगे। अराउंड 750 सी से लेके 1707 तक हम देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं, सोशल चेंजेस किस तरीके से देखने को मिले हैं, रिलीजियस चेंजेस क्या क्या हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम इस पर्टिकुलर बेसिकली जो एनसीईआरटी है क्लास 7 की उसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है, उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम टाइमलाइन से बेसिकली चीज़ों को समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइमलाइन देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम जीरो को कंसिडर करते हैं जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर। जीरो से पहले के जो भी इवेंट्स होते हैं उन्हें हम बिफोर कॉमन एरा से डिनोट करते हैं, जीरो के बाद के जो भी इवेंट्स होते हैं उन्हें कॉमन एरा से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं जीरो से अगर हम पीछे की तरफ जाएं 2 मिलियन ईयर्स अगो, तो वहाँ पे बेसिकली हमारी हिस्ट्री का जो ओरिजिन हुआ था। एंड आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले हमने स्टोन एज को कवर किया था, जो कि 2 मिलियन ईयर्स अगो से 10,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे स्टोन टूल्स के बेसिस पे हमने जो स्टोन एज है उसको डिवाइड किया था पैरोलिथिक में, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। इनके अंदर क्या स्पेसिफिक चीज़ें थी वो हमने जो है उन वीडियोस में कवर कर लिया है, तो आप वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं सब चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर हमें देखने को मिला किस तरीके से न्यूलिथिक के अंदर जो है डेवलपमेंट आया, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया, तो एक तरह से सेटल्ड लाइफ जो है बेसिकली स्टार्ट हो गई थी। एंड इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा विलेजेस फॉर्म हुए, विलेजेस के अंदर कुछ कुछ कल्चर्स डेवलप्ड हुआ, और सिमिलर कल्चर जो है कहीं ना कहीं एक सिविलाइजेशन का फॉर्म लेता है। और सबसे पहली सिविलाइजेशन आपको इंडस वैली में के आसपास दिखाई दिखती है, जो कि अराउंड 2700 से लेकर 1600 BC के टाइम पे आपको देखने को मिलेगी। और इसके मेन फीचर्स क्या थे, तो वो सब चीज़ें हमने जो है अच्छे से कवर कर लिया था। इसके बाद चलते 1500 BC के टाइम पे, तो यहाँ पे इंडिया में हमें दो डिफरेंट एजेस जो है कंटेम्प्रेरी में देखने को मिली थी। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमने वैदिक एज को पढ़ा था, वहीं हमने साउथ इंडिया में जो है मेगालिथिक एज को समझा था। इसके बाद अगर हम 600 BC की बात करें तो महाजनपद फॉर्म होते हैं, यानी छोटे छोटे जन आपको देखने को मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जनपद बनाते हैं, और जनपद जो है फर्दर डेवलप होकर आपको महाजनपद देखने को मिलेंगे। महाजनपद जो थे बेसिकली इस टाइम पे 16 महाजनपद थे, जिसमें से आपका जो मगध जो है कहीं ना कहीं उन 16 महाजनपदों के बीच में फाइट होती है, और मगध जो है कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाता है, काफ़ी पावरफुल बन के उभरता है। और यहाँ पे जो डायनेस्टी जो है पावर में आती है वो होती है मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है। फिर इस पीरियड पे आपको देखने को मिलेगा 600 BC के टाइम पे आप कंटेम्प्रेरी में तीन जो है बेसिकली फिलॉसफीज उभर रही थी। पहला बुद्धिज़्म, जैनिज्म और अपना उपनिषद। ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा 325 BC से लेके 185 BC के टाइम पे आपने मौर्यन डायनेस्टी को देखा, जहाँ पे सबसे पहले आपके चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, चाणक्य के हेल्प से बेसिकली मौर्यन डायनेस्टी को स्टैब्लिश करते हैं। एंड इनके बारे में बेसिकली हमें पता चला है, जो मेगास्थनीज की बुक थी इंडिका वहाँ से, और जो चाणक्य की जो बुक थी अर्थशास्त्र, वहाँ से हमें पता चलता है किस तरीके से जो मॉडर्न डायनेस्टी है पावर में कैसी आई, किस तरीके से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, वहाँ के लोग कहीं ना कहीं किस तरीके से रहते हैं, सोसाइटी में क्या चलता है, तो वो सब चीज़ें हमें इन बुक्स के थ्रू पता चलती हैं। देन हमने देखा 185 BC से लेकर 300 C के टाइम पे हमने पोस्ट मॉडर्न का फेज देखते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिला था कि किस तरीके से आपका जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, वहाँ पे आपको सबसे पहले इंडो ग्रीक्स दिखे थे, देन आपके शाकास थे, पार्थियंस थे और कुशान्स थे, और किस तरीके से कुशान्स गोल्ड कॉइन इशू करते हैं, सिल्क रूट में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो सब चीज़ें हमने अच्छे से देख ली थी। सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले शुंगा डायनेस्टी आती है, यानी कि जो मौर्यन एम्पायर होते हैं उसके जो लास्ट रूलर होते हैं उनको
कहीं ना कहीं उनके सेनापति जो है बेसिकली उनको मार देते हैं और वो कहीं ना कहीं आपका शुंगा डायनेस्टी को क्रिएट करते हैं। शुंगा डायनेस्टी के बाद आपको कंवर डायनेस्टी देखने को मिलेगी। वही अगर हम बात करें डेक्कन की, तो यहाँ पे आपको जो है पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे सतवाना डायनेस्टी देखने को मिलेगी। साउथ की बात करें तो चोला, चेरा, पांड्या, ये 3 डायनेस्टी हमने बेसिकली देखी थी पोस्ट मॉडर्न पीरियड पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 300 सी से लेके 550 सी की। यहाँ पे हमने गुप्ता डायनेस्टी को देखा था एंड 550 से लेके 750 के बीच में हमने पोस्ट गुप्ता एज को देखा था। अगर हम पोस्ट गुप्ता एज की बात करें तो इस मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है बेसिकली सेंट्रल इंडिया में आपको हर्षवर्धन देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हर्षवर्धन पावर में आए थे। और हर्षवर्धन की पावर में आने के बाद कन्नौज का जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस आपको बहुत दिखने को मिलेगा, यानी कि कन्नौज की इंपॉर्टेंस आपको 750 के बाद भी देखने को मिले, किस तरीके से ट्राई पार्टी स्ट्रगल होती है कन्नौज के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें डेक्कन की, तो सतवाना की जगह जहाँ पे सतवानाज रूल करते थे वहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी आ जाएंगी। और साउथ में आपको जो है पल्लव डायनेस्टी देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये तीनों ही डायनेस्टीज़ को हमने जो है पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी के पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो है कहीं ना कहीं अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज जो हम मेनली फोकस करने वाले हैं 750 के बियॉन्ड, यानी 750 से लेकर टिल 1707 के बीच में क्या क्या चीज़ें होती है, पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, सोशल चेंजेस क्या होते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब एक चीज़ जो है आपको कहीं ना कहीं समझनी होगी कि जब हम बात करते हैं एंशिएंट पीरियड की, तो एंशिएंट पीरियड के टाइम पे हमें हमारे जो मेन सोर्सेज होते हैं वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो हमें पता चला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंशिएंट के सोर्सेज की, तो सबसे पहला सोर्सेज जो आपने देखा कॉइन्स थे। कॉइन्स के थ्रू हमें पता चला कौन कौन से पावर जो है कौन कौन से रूलर्स पावर्स में आए। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस हमने देखी किस तरीके से अशोक का इंस्क्रिप्शंस निकालता है, ठीक है। इसके अलावा बिल्डिंग्स वगैरह हमें कुछ ऐसी मिली हैं जिनसे हमें पता चला है, क्योंकि वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं रूलर्स के नाम लिखे हुए हैं, प्रशस्ति लिखी हुई है जो सिग्निफाई करती है किस तरीके से जो है कौन कौन से रूलर किस टाइम पे पावर पे थे। इसके अलावा कुछ बुक्स भी मिली थी जो है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो उनके ही कोर्ट के जो बेसिकली लोग होते थे वो बुक्स लिखा करते थे उनके बारे में, बायोग्राफी वगैरह, जो अपने किंग के बारे में कहीं ना कहीं हमें उनके बारे में पता चलता है। वहीं अगर हम बात करें मिडिवल एज की, तो मिडिवल एज में आपको देखने को मिलेगा मैन्युस्क्रिप्ट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका पेपर का डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी पेपर की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं लोग जो है लिखना शुरू कर देंगे, यानी किंग के जो कोर्ट्स में जो लोग होंगे अब वहाँ पर वो जो आपको देखने को मिलेंगे किस तरीके से वो चीज़ें बुक्स वगैरह लिखी जाती हैं। एंड उस बुक्स के थ्रू जो है कहीं ना कहीं हम पता लगाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से मिडिवल एजेस में कौन कौन से रूलर्स पावर्स में आए और किस तरीके से उनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। सोशल चेंजेस को समझने की कोशिश करेंगे और रिलीजियस चेंजेस जो आए हैं उनको भी हम समझेंगे। तो अगर हम इस मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि आपका जो है यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था हर्षवर्धन के टाइम से ही जो आपका कन्नौज वाला एरिया है जो कि यूपी में लाई करता है, वहाँ पे जो है बेसिकली किस तरीके से हर्षवर्धन रूल करते हैं। एंड गुजरात की बात करें तो सॉरी राजस्थान की, तो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारा देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेक्कन में आपको राजपूतास देखने को मिलेंगे इस टाइम पे, और नीचे जो तमिलनाडु वाला रीजन है वहाँ पे चोलास देखने को मिलेंगे, और बंगाल के रीजन में जो है पाला डायनेस्टी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली इस पीरियड में आपको जानने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से जो कन्नौज है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से गुर्जर प्रतिहारा, यहाँ से पाला डायनेस्टी होकर नीचे से राजपूता, तीनों के तीनों जो है कहीं ना कहीं फाइट करते हैं, जिसको हम बेसिकली ट्राई पार्टी स्ट्रगल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका कन्नौज वाला जो एरिया है ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक सिंबल ऑफ स्टेटस की तरह माना जाता है, यानी जो पर्टिकुलर डायनेस्टी जहाँ पे कहीं ना कहीं रूल करेगी तो उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है। इसलिए हमें देखने को मिला था कि इस तरीके से यहाँ पे हर्षवर्धन ने किस तरीके से अपना एम्पायर बिल्डअप किया था, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो कैपिटल था उसे कन्नौज ही रखा था, बिकॉज कन्नौज पे जो है अपना कंट्रोल रखने का मतलब है कि आप पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है अपना डोमिनेंस को इस्टेब्लिश कर रहे हो। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कन्नौज का मेन यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये था कि गंगा वाले एरिया में लाई करता था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल था, ठीक है। यहाँ पे की रिसोर्सेज आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे, कमर्शियली और स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस था, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फिर देखने को मिलेगी इस तरीके से तीनों डायनेस्टी के बीच में, इसकी वजह से आपको ट्राई पार्टी स्ट्रगल देखने को मिलती है, जिसमें आपको देखने को मिला किससे गुर्जर प्रतिहारा जो है कहीं ना कहीं इस स्ट्रगल में जो है वो जीत हासिल करते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ ये भी है
कि ये जो लोकेशन है ना, हम अगर आपको याद हो तो हमने कुशानास के टाइम देखा था किस तरीके से चाइना और सेंट्रल एशिया के बीच में जो है यहाँ पे सिल्क का ट्रेड होता था, और किस तरीके से कुशानास जो है उस सिल्क के रूट को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करते हैं, इंडस की तरफ से निकालने की कोशिश करते हैं, और इसका एक ब्रांच जो है इंडिया की तरफ आता है, और उसकी हेल्प से जो है इंडिया में भी जो है सिल्क रूट को मतलब सिल्क कहीं ना कहीं बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर इंडिया से कहीं ना कहीं ट्रेड स्टार्ट होता है सेंट्रल एशिया की तरफ से, ठीक है। कुशाना के टाइम पे ये सारी डेवलपमेंट होती है। तो ये जो लोकेशन है काफ़ी आइडियल मानी जाती है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। कुशाना ये जो बेसिकली आपका कन्नौज वाला रीजन है, ठीक है, और कहीं ना कहीं कनेक्टेड है सिल्क रूट से भी। और कन्नौज बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ ने कहीं ना कहीं रूल किया हुआ है, एंड ये शो करता है कि अगेन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1000 सी से लेके 1200 के बीच में क्या सिनेरियो रहता है पॉलिटिकल यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको अगेन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो चौहान डायनेस्टी के साथ साथ गुर्जर प्रतिहारा भी देखने को मिलेंगे राजस्थान वाले एरिया में। गुजरात में आपकी सोलंकी डायनेस्टी रहेगी, नीचे आपका राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है कहीं ना कहीं रूल कर रही होगी, यहाँ पे आपकी चोला डायनेस्टी आ जाएगी। एंड ये वाला जो रीजन है नहीं, जो आपका एमपी का रीजन है, वहाँ पर आपको परमार डायनेस्टी भी दिखेगी, और साथ साथ चंडेला डायनेस्टी भी। बंगाल वाले रीजन पे आपको पारा डायनेस्टी देखने को मिलेगी। एंड ये वाला जो एरिया यहाँ पे गढ़वाल डायनेस्टी, और जो दिल्ली का जो एरिया है वहाँ पे सबसे पहले आपको तोमर डायनेस्टी मिलेगी, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से चौहान डायनेस्टी वहाँ पे आती है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है नॉर्थ वेस्ट की साइड से जो है जो आपका कहीं ना कहीं अटैक जो है फॉरेन अटैक स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी गजनी आता है जो कि अराउंड 1026 सी के टाइम पे आएगा। एंड सेकंड अटैक जो होता है बेसिकली घोरी के टाइम पे होता है, ठीक है, मोहम्मद घोरी, जो कि 2 बार अटैक करेगा कहीं ना कहीं इंडिया में। पहला वो जो आएगा 1191 में, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि घोरी जो है कहीं ना कहीं चौहान्स के साथ जो है फाइट करता है। 1191 में पहला बैटल ऑफ टरीन होता है, जहाँ पे चौहान जो है बेसिकली जो पृथ्वीराज चौहान है वो कहीं ना कहीं जीत जाते हैं घोरी से। सेकंड जो है बेसिकली 1192 में आपको देखने को मिलेगा सेकंड टाइम फिर से जो है सेकंड बैटल ऑफ टेरिन होती है, जहाँ पे अगेन घोरी और बेसिकली जो आपका जो पृथ्वीराज चौहान है उनके बीच में बैटल होती है। और यहाँ पे जो है घोरी बेसिकली जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से जो उनकी एंट्री है इंडिया में जो है इस्टेब्लिश हो जाती है। और यहाँ पे वो कहीं ना कहीं जो दिल्ली वाला रीजन है वहाँ पे अपने जो है स्लेव को यहाँ पे वो बेसिकली छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ पे उनका जो स्लेव आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं फिर 1206 में अपनी जो है खुद की डायनेस्टी इस्टेब्लिश करेगा, जिसको हम बेसिकली स्लेव डायनेस्टी के रूप में पढ़ेंगे। और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत जो है उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मेन चीज़ कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट होगा कि किस तरीके से ये जो आपका पहले गजनी आया फिर आपका घोरी आता है, तो ये क्यों बेसिकली जो है इंडिया की तरफ मूव करते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आपका महमूद गजनी की, तो ये अफ़गान में बेसिकली अफ़गानिस्तान में ही रूल करता है। करीबन 1997 से लेके वो 1030 के बीच में ये अफ़गानिस्तान में रूल करेगा। और इंडिया की तरफ मेन आने का रीज़न यही होता है कि उसको दिखता है किस तरीके से इंडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज है, रिच टेम्पल्स है, तो उनको लूटने के चक्कर में जो है बेसिकली ये लोग आते हैं कि किसी तरीके से जो है वेल्थ यहाँ से इकट्ठा की जाए, और कहीं ना कहीं यहाँ से जो लूटे हुए पैसे हैं वो उसको फिर अपने कंट्री मतलब जहाँ पे भी वो जाते हैं वहाँ पे उन पैसों को यूटिलाइज़ करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले गजनी की। तो गजनी जब इंडिया में आया था तो इसकी जो यहाँ पे फाइट होती है बेसिकली मेन जो आपका यहाँ पे सोमनाथ को लूटने के लिए आता है आपका गजनी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो ऑलरेडी गुजरात वाले रीजन में ही आपको सोमनाथ देखने को मिलेगा, और यहाँ पे उस टाइम पे सोलंकी डायनेस्टी जो है रूल करी तो उनके साथ बेसिकली गजनी की फ़ाइट होती है। अब इन सब चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि अल बुरूनी करके एक बेसिकली स्कॉलर होते हैं जो बेसिकली अपनी एक किताब लिखते हैं, किताब अल हिंद। उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने गजनी के इस अटैक के बारे में बताया हुआ है, किस तरीके से उन्होंने सोमनाथ को लूटा है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, वो भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ऑल्दो हम जब चैप्टर्स वाइज पढ़ेंगे तो भी हम इस चीज़ों को फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे तोमर डायनेस्टी की, तो फर्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि दिल्ली को जो अपना कैपिटल बनाया जाता है तोमर डायनेस्टी के द्वारा। एंड फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं तोमर डायनेस्टी को डिफीट कर देगा चौहान डायनेस्टी अराउंड 12th सेंचुरी के टाइम पे। एंड चौहान डायनेस्टी यहाँ पे अपना जो है कहीं ना कहीं रूल स्टैब्लिश करेगी, यानी चौहान डायनेस्टी बेसिकली दिल्ली के थ्रू भी और अजमेर के दोनों जगह यहाँ पे रूल करती हुई नजर आएंगी।
और दिल्ली इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा इनकी इस पर्टिकुलर चौहान डायनेस्टी के टाइम पे डेवलप करेगी एज अ ट्रेडिंग सेंटर के रूप में। यानी आज के टाइम पे जो दिल्ली की जो इंपॉर्टेंस है, अगर हम बैक हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो कब से डेवलप हुई है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि पहले यहाँ पे तोमर डायनेस्टी है, उसके बाद जब चौहान डायनेस्टी है, तब वहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर दिल्ली का जो मेन जो है एक सेंटर के रूप में जो बढ़ती है ना एज अ ट्रेडिंग सेंटर, वहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। दैट्स वाई हर एक पर्सन चाहता है कि वो दिल्ली को अपना कैपिटल बनाए, वहाँ पे कहीं ना कहीं राज करे, चाहे वो आपकी दिल्ली सल्तनत देखने को मिलेगा या फिर उसके बाद जो मुगल डायनेस्टीज आएंगी। ब्रिटिशर्स की बात करें, ब्रिटिशर्स भी जिस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से दिल्ली में वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं। और आज के टाइम पे तो आप देख ही सकते हैं कि दिल्ली हमारी जो है नेशनल कैपिटल है। मेन चीज़ आपको ये डाउट ज़रूर आएगा कि किस तरीके से ये एज अ ट्रेडिंग सेंटर के रूप में दिल्ली जो है यहाँ पे उभरता है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो दिल्ली वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको बहुत ही रिच जैन मर्चेंट्स जो है बेसिकली रहते हुए नज़र आएंगे। और क्योंकि ये जो रिच जैन मर्चेंट्स होते हैं, उन्होंने काफ़ी सारे जो है टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक टर्म आएगी जब हम पढ़ेंगे दहीवाल करके, इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है कॉइन्स के लिए। यानी ये इस पर्टिकुलर उसमें जो है आपको देखने को मिले दहीवाल नाम के जो कॉइन्स जो है उसको वाइडली जो है सर्कुलेट किया जाता था। उसके बाद देखने को मिलेगा कि 13th सेंचुरी में यहाँ पे जो है दिल्ली सल्तनत जो है इस्टेब्लिश होती है, वो कहीं ना कहीं राजपूत डायनेस्टी को टॉपल कर देगी। एंड दिल्ली सल्तनत जो है काफ़ी सारे सिटीज़ को बिल्ड करती है, और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी सिटीज़ वो बिल्ड करती है मेनली वो वाटर के आसपास यहाँ पे बिल्ड करेगी, क्योंकि वाटर का कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। वो हम जब आर्ट एंड कल्चर में जब चीज़ें होंगी वो हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से जो है यहाँ पे फ़िरोज़ शाह जो है बेसिकली फ़िरोज़ शाह तुगलक बनाते हैं। सॉरी, फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है फ़िरोज़ शाह बेसिकली बनाते हैं। जो शहर है उसका नाम फ़िरोज़ शाह रखते हैं। जो सीरी नाम का जो शहर है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा जहाँपना जो है मोहम्मद बिन तुगलक बनाते हैं। तुगलकाबाद जो है गयासुद्दीन तुगलक बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो अब हम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से आपका 1206 से लेके टिल 1526 तक आपका दिल्ली सल्तनत जो है पावर पे रहता है। और इसमें जो है वेरियस डायनेस्टीज़ आती है इस पीरियड में। सबसे पहले हम बात करें 1206 से लेके 1290 के बीच में आपका स्लेव डायनेस्टी देखने को मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहले आपके आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा घोरी। जब इंडिया में उसने बेसिकली चौहान डायनेस्टी को हराया था, उस टाइम पे वो बेसिकली इंडिया में अपना स्लेव छोड़ के जाते हैं, और वो स्लेव जो है कहीं ना कहीं दिल्ली में अपनी डायनेस्टी बनाएंगे, और उस डायनेस्टी का नाम होगा आपका स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी के सबसे पहले फाउंडर आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ही हैं, जो बेसिकली 1206 से लेके 1210 तक आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको इल्तुतमिश आएंगे 1210 से 1200 बेसिकली 36 तक। फिर रज़िया आएगी। बेसिकली रज़िया एक पहली वुमेन होंगी जो कहीं ना कहीं एज अ सुल्तान के रूप में देखने को मिलेगी 1236 से 1240 के बीच में। एंड लास्ट जो आएंगे आपको गयासुद्दीन बलबन आएंगे 1266 से 1287 के बीच में। अगर हम देखें तो इल्तुतमिश का रूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि वो अपनी जो कैपिटल है लाहौर से दिल्ली की तरफ शिफ्ट करते हैं, और वो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन यानी जो कहते हैं दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पे जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा इल्तुतमिश के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। एंड ये मेनली फोकस करते हैं लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में, काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। और इनका अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आपको देखने को मिलेगा इनकी जो एम्पायर होती है वो दो पार्ट्स में वो डिवाइड बेसिकली एम्पायर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना इक्ता, वो कहीं ना कहीं इक्ता सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो जो है इक़्तिदार को लेके आते हैं। इक़्तिदार बेसिकली उनको मुफ्ती भी बोलते हैं, जो बेसिकली लैंड होल्डर होते हैं। और उनका जो मेनली वो लैंड होल्डर कौन आपको देखने को मिलेंगे, स्लेव से देखने को मिलेंगे, ठीक है। बिकॉज ये स्लेव डायनेस्टी है, और यहाँ पे जो भी बेसिकली जो राजा होगा वो सबसे ज़्यादा भरोसा जो है कहीं ना कहीं अपने स्लेव पे करेगा, रादर देन वो अपने बेटे पे भरोसा करने के बजाय वो स्लेव पे भरोसा करेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं जो आपको स्लेव होते हैं ना वो अपने मास्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं। किसी और के लिए वो लॉयल्टी शो करे ना करे, बट अपने मास्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं। और देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान में इस तरीके से जो है खरीद बिक्रो होती थी स्लेव्स की। तो जो भी मास्टर्स जो है बेसिकली स्लेव को ख़रीद रहा है, तो एक बार जैसे ही ख़रीद लिया तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो स्लेव जो है ताउम्र जो है अपने मास्टर के साथ रहता है। जो भी चीज़ें वहाँ पे होती हैं उन सब चीज़ों में उनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है स्लेव का। तो इस तरीके से जो हम देखेंगे इल्तुतमिश के टाइम पे कि ये जो स्लेव्स हैं
इनको इक़्तिदार और मुक्ति के रूप में जो है कहीं न कहीं इनको लैंड्स दिया गया। और लैंड देने का मेन पर्पस ये था कि अगर मान लो स्लेव को अगर कोई लैंड दिया जा रहा है तो वहाँ से वो जो है रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा करेंगे, और उस रेवेन्यू को जो है कहीं ना कहीं वो कुछ अपने पास रखेंगे, कुछ वो एज अ सोल्जर जो होंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें आर्मी रखने को भी बेसिकली कहा गया था, तो सोल्जर को सैलरी के रूप में देंगे, और किंग को भी इसका थोड़ा बहुत हिस्सा जो है किंग को भी दिया जाएगा। मेन रोल जो था स्लेव का जो है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा मिलिट्री सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा रोल था, यानी मिलिट्री सर्विसेज को प्रोवाइड करने में स्लेव्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। दैट्स वाई जो मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह होगी वहाँ पे वो कहीं ना कहीं लीड किया जाएगा स्लेव्स के द्वारा। ये मेंटेन करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को, जो भी एकता वगैरह जो भी लैंड इनको दिया जाएगा तो वहाँ पे देखने को मिलेगा किस तरीके से वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। अब आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं डाउट होगा कि जो लैंड यहाँ पे होल्ड किया जा रहा है बाय दी स्लेव्स के द्वारा, कुछ लैंड होल्डर्स ऐसे होंगे जो हेरिडिटरी होंगे। हेरिडिटरी होने का मतलब है कि भाई अगर मान लो अगर आपकी जो भी फादर है उनके पास ही अगर लैंड है तो उनके बेटे को भी ट्रांसफ़र होगा, और कुछ ऐसे होंगे नॉन हेरिडिटरी होंगे ना, कुछ पीरियड के लिए जो है राजा जो है उनको लैंड देगा बेसिकली वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर एक बार आपने किसी स्लेव को एज अ हेरिडिटरी दे दिया वो लैंड, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो अपनी पावर को फिर वो स्टैब्लिश करेगा, बिकॉज वो एकता उसका हो जाएगा, यानी उसको कहीं ना कहीं कहाँ से वो रेवेन्यू इकट्ठा करना है, कितना करना है, वो उसके ऊपर होगा। पर जो नॉन हेरिडिटरी जो होगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किंग का कंट्रोल वहाँ पे हमेशा रहेगा उस पर्टिकुलर बेसिकली एकता के ऊपर। बस अगर हम बात करें रज़िया के बारे में, तो रज़िया के बारे में आपको देखने को मिलेगा मिराज ए सिराज करके जो है उनके कंटेम्प्रेरी थे, जो लिखते हैं रज़िया के बारे में कि किस तरीके से रज़िया जो है काफ़ी ज़्यादा एबल थी, क्वालिफाइड थी अपने भाइयों से भी ज़्यादा। दैट्स वाई उनको जो है बेसिकली सुल्तान बनाया जाता है, बट बहुत ही कम पीरियड के लिए वो सुल्तान यहाँ के रूप में देखने को मिलती हैं। क्यों? बिकॉज जो बहुत से लोग होते हैं उनके ही मतलब कह सकते हैं कोर्ट में वो उनको पसंद नहीं करते कि कैसे एक वुमेन जो है कहीं ना कहीं रूल कर सकती है डायनेस्टी को, और इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा बहुत टाइम के लिए ही वो सर्व कर पाती है, पर जब भी जितने भी टाइम प्ले करती है काफ़ी अच्छा वो अपना इम्पैक्ट जो है यहाँ पे छोड़ के जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें गियासुद्दीन बलबन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, उसको कंसोलिडेट करने में जो है इनका काफ़ी जो है रोल रहता है। स्टार्टिंग में वो इस वाले एरिया में उनको कंसोलिडेट करने में जो है लगे रहते हैं। और इसके अलावा आपको देखने का मिलेगा कि जो एरिया है ये वाला दिल्ली का एरिया, वहाँ पे जो बेसिकली गंगा द्वाब वाला रीजन है वहाँ पे कहीं ना कहीं वो अपना रोल क्या इस्टेब्लिश करेगा कि किस तरीके से पहले वो फॉरेस्ट को क्लीन करना स्टार्ट करेगा। अब देखो अगर आप इस तरीके से मान लो दिल्ली के आसपास जो भी फॉरेस्ट आ रहे हैं अगर आप उसको क्लीन कर रहे हो, तो फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा हंटर्स गैदरर रहते हैं, पेस्टोरस रहते हैं वो कहीं ना कहीं, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बलबन जो है उन पेस्टोरस को, उन हंटर्स गैदरर को वहाँ से फॉरेस्ट से निकालना स्टार्ट कर देगा। और इस तरीके से अगर जो वो क्लीन फॉरेस्ट, अब वो क्या करेगा, जो भी आपका पीजेंट्स वगैरह होते हैं यानी एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं उनको ये लैंड प्रोवाइड कर देगा। क्यों? बिकॉज एग्रीकल्चरिस्ट या पीजेंट को लैंड देता है तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, उनके पास अब लैंड ज़्यादा आ गया, क्योंकि जो फॉरेस्ट था उसको आपने काट कर एक लैंड एग्रीकल्चर के लिए आप उस पर्टिकुलर लैंड को आप यूज़ कर रहे हो, और एग्रीकल्चर के लिए जो भी पीजेंट्स वगैरह उनको आप लैंड दे रहे हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो। जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा उतना ज़्यादा राजा को रेवेन्यू मिलेगा, उतना ज़्यादा आपका ट्रेड एंड कॉमर्स होगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड एंड कॉमर्स आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से रीजनल ट्रेड यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, और उस ट्रेड की वजह से आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे टाउन्स का डेवलपमेंट होगा। किंग जो है बहुत सारे फोर्टिसेस वगैरह को स्टैब्लिश करेगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी है वो गियासुद्दीन बलबन जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की, जो 1290 से लेके 1320 के टाइम पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले ये जो रूलर होंगे यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी होंगे, जो कि 1290 से 1296 तक रूल करेंगे। नेक्स्ट आपके अलाउद्दीन खिलजी होंगे, 1296 से 1316 तक रूल करते हुए नजर आएंगे। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो अलाउद्दीन होते हैं बेसिकली दामाद होते हैं जलालुद्दीन के, जलालुद्दीन उनके ससुर होते हैं। तो अलाउद्दीन यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जलालुद्दीन को बेसिकली मार के उनकी गद्दी पे बैठता है, ठीक है। और इस तरीके से वो जब वो इस्टेब्लिश करते हैं अपना रूल दिल्ली की तरफ, अलाउद्दीन की यहाँ पे बात की जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी को कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओगे, जब एक मूवी आई थी पद्मावती की, आई होप आप सबने देखा होगा, तो वहाँ पे अलाउद्दीन कितना ज़्यादा क्रूर रहता है, किस तरीके से वो जो है राजपूत्स की किंगडम्स में अटैक करेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा इनका मेन, जैसे इन्होंने दिल्ली में अपना जो है कहीं ना कहीं रूल स्टैब्लिश किया, उसके बाद वो जो है बेसिकली एक्सपेंशन की जो पॉलिसी है वो अपनाते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि वो
1296 में जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के ऊपर वो उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था। उस टाइम पे जो है उन्होंने सबसे पहला अटैक जो है देवगिर पे करेंगे, जो कि बेसिकली महाराष्ट्र में है। उसके बाद सेकंड आपको देखने को मिलेगा 1299 पे गुजरात पे अटैक करते हैं, ठीक है। थर्ड अटैक जो है बेसिकली 1301 पे जो है रणथंभौर में करेंगे वो। उसके बाद 1302 से लेके 1303 के बीच में चित्तौड़, जिसकी हमने कहानी सुनी थी पद्मावती वाली, वो चित्तौड़ में जो किस तरीके से जो आपके राजा होते हैं वहाँ पे वो अटैक करते हैं। एंड उसी टाइम पे 1302 से 1303 के बीच में आपको जो वारंगल है, जो आपको बेसिकली ककातिया डायनेस्टी वहाँ पे रूल करते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ पे आपको वारंगल में भी अटैक किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से दिल्ली वाले जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे बात की जाए, वहाँ से आपका जो है बेसिकली महाराष्ट्र पे भी वो अटैक कर रहे हैं, गुजरात में भी जो है अलाउद्दीन खिलजी जो एक्सपेंशन कर रहा है, रणथंभौर में भी कर रहा है, चित्तौड़ में भी कर रहा है, ठीक है, वारंगल हो गया। तो इस तरीके से जब वो अटैक करते हैं तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि जो मेन कंट्रोल जो होता है अलाउद्दीन खिलजी का, वो तो दिल्ली में ही रहता है, बट इन सारे जो एरियाज़ है को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर पाता। इनको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं वो जो अपने स्लेव होते हैं उनको एज अ गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रखते हैं। जब एक स्लेव को आप एक गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट में रखोगे तो कहीं ना कहीं जो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो रॉयल लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपोज करते हुए नजर आएंगे, बिकॉज अब फैमिली मेम्बर को ये जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो ना देकर आप अपने स्लेव को दे रहे हो। बट मेन चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो भी किंग होगा कहीं ना कहीं वो अपने स्लेव पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू जो उनके बेटे हैं उन पर। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे यानी दिल्ली में जब अलाउद्दीन खिलजी इस तरीके से रूल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे देखने को मिलेगा आपका नॉर्थ वेस्ट से जो है मंगोल का अटैक होता है, तैमूर का अटैक होता है, चंगेज़ खान का बेसिकली अटैक होता है। तो उन अटैक्स को भी कहीं ना कहीं वो बेसिकली कंट्रोल कर पाता है, जिससे ये बेसिकली प्रूव होता है कि किस तरीके से वो जो है उनकी मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इतने सारे एक्सपेंशन कर पाए हैं और इतना ज़्यादा जो अटैक्स हुआ था नॉर्थ वेस्ट को उसको रोकने में वो कामयाब रहे थे। अब एक चीज़ जहाँ पे हमें जो समझनी है कि किस तरीके से जब अलाउद्दीन खिलजी इतने सारे अटैक्स करते हैं, तो सबसे पहले जब वो गुजरात पर अटैक करते हैं तो मेन जो है गुजरात पर अटैक करने का यही रीज़न होता है कि वहाँ से कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको पैसा इकट्ठा करना है। और क्योंकि यहाँ पे गुजरात में पोर्ट फैसिलिटी यानी ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट्स व्हाई उन्होंने सबसे पहले गुजरात पर अटैक किया था। इसके अलावा जो बाकी सारे जो रूलर्स होते हैं उन पर अटैक करने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत है, बिकॉज बिना आर्मी के स्ट्रॉन्ग हुए बिना इतने सारे अटैक्स कर पाना और कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट एरिया से जो भी अटैक्स हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं अपनी एम्पायर को बचाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी आर्मी स्ट्रॉन्ग हो। और आर्मी को स्ट्रॉन्ग आप तभी रख सकते हो जब आर्मी को आप प्रॉपर सैलरी वगैरह टाइम से दो, और सैलरी टाइम से तभी दे पाओगे जब आपके पास जो है रेवेन्यू अच्छा सा आ रहा हो। और रेवेन्यू कब आएगा? जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपस में लिंक हैं कि जैसे ही आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन में आप ऐसी पॉलिसीज़ को लेके आते हो जिससे आपका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो रेवेन्यू से आप कहीं ना कहीं अपनी आर्मी को सस्टेन कर पाओगे। आर्मी सस्टेन रहेगी तो वो आपके एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपेंड करने में हेल्प करेगी, उसकी ग्रोथ होगी, और कहीं ना कहीं जो भी आपके फॉरेन टैक्स उनको रोकने में भी आपकी हेल्प जो है आर्मी करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने मौर्यन डायनेस्टी पढ़ा था तो वहाँ पे आपने देखने को मिला था किस तरीके से चाणक्य जो एक चीज़ कहते हैं कि अगर आपको ग्रेट एम्पायर जो है इस्टेब्लिश करना है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी इकॉनमी भी जो है ग्रेट होनी चाहिए। और इकॉनमी ग्रेट जो है बेसिकली कब होती है? पहला, जब आप अपने रेवेन्यू को जो है बेसिकली डाइवर्सिफाई करते हो, यानी सिर्फ एक सोर्स से आप रेवेन्यू नहीं कर रहे हो, आप मल्टीपल सोर्सेज जो है कहीं ना कहीं ओपन कर रहे हो, जिससे आप जो है बेसिकली रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर से आपका रेवेन्यू आ रहा है, ट्रेड से रेवेन्यू आ रहा है, बहुत सारे जो है टैक्सेस अगर आपने लगा रखे हैं मल्टीपल चीज़ों पे, तो वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा आपका रेवेन्यू जो है बेसिकली डाइवर्सिफाई होगा उतना ज़्यादा आपकी इकॉनमी ग्रेट होगी। और सेकंड चीज़ होता है जितना ज़्यादा आपका आर्मी स्ट्रांग होगा, अगेन आपका जो है इकॉनमी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एम्पायर आपने बिल्डअप करी है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो राजा है वो उसकी इकॉनमी जो है स्ट्रांग रहनी चाहिए। अगर इकॉनमी स्ट्रांग होगी तो कहीं ना कहीं आपका एम्पायर जो है कहीं ना कहीं लंबी टाइम के लिए जो है बेसिकली सस्टेन कर पाएगा। वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बेसिकली उन्होंने रेवेन्यू के लिए जो है लैंड में जो है एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स किए थे, जहाँ पे लैंड का उन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था और लैंड को मेज़र करना स्टार्ट कर दिया था। तो आप याद रख सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी जो है बेसिकली फर्स्ट सुल्तान थे जिन्होंने लैंड को मेज़र करना जो है स्टार्ट किया अपने टाइम पे। इसके अलावा उन्होंने कुछ मार्केट रिफॉर्म्स करे थे, यानी उन्होंने जो प्राइस है कमोडिटी के उसको जो है कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिया था।
बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप प्राइस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, इट मीन्स आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हो, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज आज के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से आपका जो RBI है वो उसका मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट जो है बेसिकली वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करके रखता है। और जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगी उसके बाद जो है कहीं ना कहीं वो ग्रोथ पे फोकस करता है। सोचो ये चीज़ कहीं ना कहीं उस टाइम पे की बात की जा रही है 1200 की, जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने इस चीज़ को समझा और कहीं ना कहीं जो है ये जो कमोडिटी के प्राइस थे उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, MSP को जो है कहीं ना कहीं अपने टाइम पे इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा टैक्सेस की बात करें तो खर्च नाम का एक टैक्स लिया जाता था, यानी 50% जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वहाँ से आता था। इसके अलावा कैटल पे भी टैक्सेस होते थे, हॉर्सेस पे भी टैक्स लिए जाते थे। मेजर चेंज आपको ये देखने को मिलेगा कि इल्तुतमिश के टाइम पे जिस तरीके से हमने इक़्तिदार देखने को मिले थे, यानी इक़्तिदारी जो सिस्टम था उसको चेंज करके आपका जो अलाउद्दीन खिलजी है वो यहाँ पे असेसमेंट और कलेक्शन पे फोकस करेगा, और सभी चीज़ें जो है डायरेक्टली किंग के कंट्रोल में होगी। ठीक है, यानी किंग जो है कहीं ना कहीं जो भी आपका जो लोकल चीज़ थे, ठीक है, पहले क्या था, लोकल चीफ के पास राइट्स थे कि वो टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हैं, बट अब इस तरीके से नहीं था। अब लोकल चीफ को भी कहीं ना कहीं टैक्सेस पे करने की कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बेसिकली अकाउंटेंट वगैरह को भी अपॉइंट किया ताकि वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को देखे कितना रेवेन्यू जो है कौन इकट्ठा कर रहा है, किस पर्टिकुलर एरिया से कितना रेवेन्यू आ रहा है। सो दैट मेन चीज़ यही, अगर आपने कहीं ना कहीं रेवेन्यू को एक बार स्ट्रॉन्ग बना दिया ना, तो उससे कहीं ना कहीं आप अपनी आर्मी को भी जो है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रख पाओगे और अपने एम्पायर को भी एक्सपेंड कर पाओगे। नेक्स्ट आपका आता है तुगलक डायनेस्टी। अलाउद्दीन के बाद आपको देखने को मिलेगा 1320 से लेके 1414 तक आपका जो है तुगलक डायनेस्टी जो है पावर में रहती है। सबसे पहले रूलर जो आते हैं गियासुद्दीन तुगलक हैं, देन मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक है। गियासुद्दीन तुगलक की बात करो 1320 से लेकर 1324 तक रहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक आपको देखने को मिलेंगे 1324 से 1351 तक रहते हैं। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक रहते हैं। और माना जाता है कि जो आपका जो खिलजी डायनेस्टी है और जो तुगलक डायनेस्टी है, ये दोनों डायनेस्टी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एरिया को एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, इन दोनों डायनेस्टी के द्वारा जो दिल्ली सल्तनत का जो एरिया है उसको एक्सपेंड करने में इन दो डायनेस्टी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट सेकंड इंपॉर्टेंट जो किंग आता है वो बेसिकली तुगलक डायनेस्टी में आपको देखने को मिलेगा, मोहम्मद बिन तुगलक आता है। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें, इनके टाइम पे जो है कुछ जो है डिज़ास्टर हुए हैं इनके, इन्होंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने टाइम के दौरान कि वो कहीं ना कहीं डिज़ास्टर साबित हुए हैं। सबसे पहले हम बात करें तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले तो अपनी जो कैपिटल उन्होंने दिल्ली से बेसिकली दौलताबाद शिफ्ट कर दी, जो कि कहाँ पे मिलेगा आपको, साउथ में। तो अगर आप दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इस दौरान आप इतना लंबा सफ़र तय कर रहे हो और अपने सोल्जर्स को कहीं ना कहीं यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हो, तो उससे आपका जो है कहीं ना कहीं अम्पायर आपको वीक होता हुआ नजर आएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बेसिकली क्या किया था, उस टाइम पे आपको देखने को मिले था, उन्होंने अपनी सोल्जर्स के लिए एक न्यू टाउन बना दिया था जिसको हमने देखा था सीरी टाउन, उन्होंने बनाया था अपने सोल्जर्स के ताकि वो वहाँ पे बेसिकली रह सकें। बट इन्होंने इस तरीके से अपनी जब कैपिटल को शिफ्ट करने की बात की तो ये अगेन एक डिज़ास्टर साबित हुआ। सेकेंड डिज़ास्टर ये हुआ कि उन्होंने एडिशनल टैक्सेस जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज़ कर दिए सो दैट वो अपनी सोल्जर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फीड कर सकें। और उस टाइम पे जो है फेमाइन की कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा थी, और इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा फेमाइन की कंडीशन में लोग ऑलरेडी इतने ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो कैसे वो टैक्स पे कर पाएंगे, तो अगेन ये एक डिज़ास्टर साबित होता है। और थर्ड जो होता है बेसिकली टोकन करेंसी लाया जाता है, यानी ये क्या करते हैं बेसिकली जो सिल्वर कॉइन्स हैं और जो कॉपर के जो कॉइन्स हैं उनको बेसिकली वैल्यू उनकी जो है सेम कर देते हैं, और इसके वजह से जो है काउंटरफीट भी होने लग जाता है कॉपर्स का। और ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है डिज़ास्टर साबित होते हैं फॉर मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। एंड इस टाइम पे यानी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा मतलब अराउंड 1398 की बात की जा रही है, तो 1398 के टाइम पे जब तुगलक डायनेस्टी थी तो उस टाइम पे तैमूर का जो अटैक होता है, और तैमूर जब अटैक करेगा तो उस समय देखने को मिलेगा कि जो तुगलक डायनेस्टी है वो हार जाएगी। और तैमूर जब वो अपने जो सेनापति है किर्गिज़ खान, वो हम देखेंगे कि इस वाले किर्गिज़ खान की यहाँ पे बात की जा रही है, उनको कहीं ना कहीं दिल्ली पे भेजेगा। ठीक है, और ये जो किर्गिज़ खान है दिल्ली के अंदर जो है अपनी खुद की डायनेस्टी बनाएंगे जिसका नाम होगा सैयद डायनेस्टी। तो किर्गिज़ खान आपको देखने को मिलेंगे 1414 से लेके 1421 के बीच में।
उसके बाद हम बात करते हैं सही डायनेस्टी के बाद आपकी लोधी डायनेस्टी आएगी 1451 से लेके 1526 तक। सबसे पहले बहलूल लोधी आएगा 1451 से 1489 तक रूल करेगा। फिर सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक। एंड देन लास्ट में आपके इब्राहिम लोधी आएंगे जो कि 1517 से लेके 1526 तक रूल करेंगे। और इस तरीके से आपका ये जो टाइम है दिल्ली सल्तनत का 1206 से लेके आपका 1526 तक, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। फिर बाद में लोधी डायनेस्टी जो है में लास्ट रूलर जो है इब्राहिम लोधी, उनकी बेसिकली बैटल होगी बाबर के साथ, ठीक है। फर्स्ट पानीपत बेसिकली कहते हैं। और वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है बाबर इब्राहिम लोधी को हटा देगा, मतलब हरा देगा। और उसके बाद जो है मुग़ल डायनेस्टी की जो है स्थापना होगी। मुग़ल डायनेस्टी की बात करें तो 1526 में सबसे पहले बाबर आते हैं। तो पहले हम टाइमलाइन देख लेते हैं। 1526 से लेके 1530 तक जो है बाबर रूल करते हैं। उसके बाद उनके बेटे आए हुमायूं, वो 1530 से लेके 1540 तक जो है रूल करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे सूरी डायनेस्टी जो है कहीं ना कहीं हुमायूं के साथ उनकी फाइट होती है। और बाद में आपको देखने को मिलेगा हुमायूं जो है आप वापस से अफगानिस्तान चले जाते हैं। एंड यहाँ पे शेर शाह सूरी जो है कहीं ना कहीं आपको रूल करते हुए नजर आ जाएंगे। उसके बाद वापस से फिर 1555 पे हुमायूं आते हैं जो कि 1555 से 1556 तक जो है कहीं ना कहीं रूल करते हैं 1 साल के लिए। एंड उसके बाद अकबर का रूल आता है 1556 से लेके 1605 तक। फिर 1605 से जहांगीर रूल करते हैं 1627 तक। 1627 से फिर आपके शाहजहाँ आते हैं, 1658 तक रूल करते हैं। और 1658 से 1707 तक औरंगजेब जो होते हैं, जो कि लास्ट पावरफुल मुग़ल किंग होते हैं, जो कहीं ना कहीं मुग़ल एम्पायर को जो है देखने को मिलेगा सस्टेन कर पाते हैं। बट इनकी पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा वर्स्ट कर दी थी सिचुएशन को कि बाद में जो लेटर मुगल्स आते हैं वो इतने ज़्यादा वीक होते हैं कि उस एम्पायर को कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाते। एंड फिर देखने को मिलेगा किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं फिर वो दिल्ली में, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जो कहीं ना कहीं अपना रूल बेसिकली सेटअप करते हैं। और किस तरीके से इंडिया को कॉलोनाइज़ करने के लिए काफ़ी डिफरेंट पॉलिसीज़ का यहाँ पे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखने को मिलेगा जितने भी जो वीक मुगल्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं पेंशन्स में रख दिया जाता है। उनके एरियाज़ में कहीं ना कहीं जो अपनी ब्रिटिशर्स आर्मी है वहाँ पे वो कहीं ना कहीं उनको सेटअप कर देते, तो वो हम लेटर ऑन पार्ट में देखेंगे। तो बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर जो है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा अफ़गानिस्तान में जो काबुल वाला एरिया वहाँ पे रूल करते हैं, परगना में। एंड फिर वो जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि मेन रीज़न क्या था बेसिकली बाबर का इंडिया में आना। तो सबसे पहले मेन चीज़ था कि उज़्बेक जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे जो रह रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशर करते हैं बाबर को। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि जो बाबर हैं अपनी मदर की साइड से अगर देखा जाए तो वो चंगेज़ खान की तरफ से थे। अगर फादर की साइड से देखा जाए तो वो तैमूर खान से जो है अपना लीनियज जो है कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करते हैं। तो क्योंकि वो जानते हैं कि जो तैमूर है वो भी जो है इंडिया में आए थे, दैट्स वाई वो खुद को जो है तैमूर के डिसेंडेंट मानते हैं। तो दैट्स वाई उनको भी कहीं ना कहीं मेन होता है कि हम भी इंडिया में जाते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें जो है अपना जो रूल है वो इस्टेब्लिश कर पाएंगे। दैट्स वाई वो जो है बाबर इंडिया में आता है। और आपको देखने को मिलेगा जब वो इंडिया में आएगा तो किस तरीके से वो आपका इब्राहिम लोधी के साथ जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत करता है। और वहाँ पे जीतने के बाद वो कहीं ना कहीं दिल्ली में आके अपना रूल इस्टेब्लिश करेगा। इस टाइम की अगर बात करें बाबर के टाइम पे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका ऑलरेडी जो आपका ये दिल्ली वाला रीजन है वहाँ पे लोधी डायनेस्टी जो है कहीं ना कहीं आपका पावर पे है, ठीक है। और आपका यहाँ पे गुजरात वाले रीजन पे आपको राजपूत किंग्स मिलेंगे, राजस्थान वाले रीजन में और राजपूत किंग्स मिलेंगे रूल करते हुए। इसके अलावा जो मालवा वाला रीजन है वहाँ पे भी आपको राजपूत किंग्स दिखाई देंगे। गुजरात में आपको जो है सल्तनत डायनेस्टी मिलेगी। अगर हम बात करें साउथ की तो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर जो है आपको देखने को मिलेगा, उस टाइम पे रूल कर रहा है। एंड उसके आसपास जो है विजयनगर के आसपास आपको देखने को मिलेगा डेक्कनी सल्तनत जो है बेसिकली पावर में, जहाँ पे आप देख सकते हो शाही डायनेस्टी वगैरह है। एंड आपका असम में जो है एहोम डायनेस्टी जो है बेसिकली रूल कर रही है। और जो मेन जो आपका बिहार और बंगाल वाला जो रीजन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो अफ़गान है वो कहीं ना कहीं पावर पे है। और क्योंकि ये अफ़गान जो है ये आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यूसली जो है बाबर को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट करते रहेंगे सो दैट बाबर जो है दिल्ली में अपना रूल जो इस्टेब्लिश ना करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बाबर जब आता है बेसिकली दिल्ली पे तो अफ़गान की तरफ से तो कंटिन्यूसली उनको अटैक चल ही रहे हैं। बट इसके अलावा यहाँ पे जो सिख वगैरह है वो भी उन पर अटैक कर रहे हैं, राजपूत भी उनको बेसिकली अटैक कर रहे हैं। और जो होम किंगडम है बेसिकली असम में उनकी तरफ से भी अटैक हो रहा है। तो ये सारे अटैक्स जो है उनके ऊपर बेसिकली चल रहे थे। और उस दौरान जो है बाबर की हेल्प जो है बेसिकली दौलत खान लोधी करता है, ठीक है।
और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से फिर बाबर क्या क्या पॉलिसीज़ को यहाँ पे अपनाएगा, किस तरीके से सस्टेन कर पाता है, वो हम चैप्टर के दौरान अब पढ़ते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुमायूं की। तो हुमायूं जो है बेसिकली जैसे हमने जानते हैं कि बाबर ने जो कैप्चर किया था एरिया, उस एरिया को कहीं ना कहीं जो हुमायूं को दे दिया जाता है। और हुमायूं को बोला जाता है कि बाबर की डेथ के बाद कि हुमायूं जो है वो एम्पायर जो अपने भाइयों के साथ भी शेयर करेगा, तो कुछ वो एरिया जो है कहीं ना कहीं अपने जो भाइयों हैं उनमें डिवाइड कर देता है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि उनका जो एक भाई होता है कामरान, उनके साथ जो है बेसिकली उनकी फ़ाइट होती है 1530 से लेके 1540 के बीच में, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और किस तरीके से जो अफ़गान हैं, ठीक है, अफ़गान भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। जो शेर शाह सूरी बेसिकली जो है उनके साथ 1539 में जो है बेसिकली सबसे पहले बैटल ऑफ चौसा होता है जिसमें हुमायूं हार जाते हैं। 1540 में देखने को मिलेगा कन्नौज में अगेन शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में फ़ाइट होती है, जहाँ पे अगेन हुमायूं जो है बेसिकली हार जाते हैं। और हारने के बाद देखने को मिलेगा वापस से वो जो है चले जाते हैं, एंड उसके बाद जो है ईरान चले जाते हैं। और वहाँ पे वो अपने जो है सफ़ीद शाह से जो है बेसिकली हेल्प लेके वापस वो इंडिया में आएंगे अगेन। कब आएंगे वो 1555 में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकबर की। तो 13 साल की उम्र में जो है बेसिकली वो राज्य जो है संभालने, अपना जो मुग़ल एम्पायर उसको संभालने योग्य बन जाते हैं। बिकॉज 13 साल की उम्र में ऑलरेडी वो छोटे ही होते हैं, तो उनके हेल्प जो है बेसिकली बहरम खान के द्वारा किया जाता है। और इस टाइम पे जब वो दिल्ली पे आते हैं तो उनके बेसिकली अफ़गान के द्वारा आक्रमण किया जाता है उन पर। एंड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है बेसिकली मुगल्स और जो आपकी सूरी डायनेस्टी उनके बीच में। आपको देखने को मिलेगा सूरी डायनेस्टी के बिहाफ में जो है जो उनका जो सेनापति होता है हेमू, वो फाइट कर रहा होता है। और अकबर की तरफ से जो है उनकी बहरम खान जो है फाइट कर रहे होते हैं। और इस फाइट में जो है कहीं ना कहीं बैटल में देखने को मिलेगा कि जो बहरम खान है जीत जाते हैं। दैट्स वाई आपको देखने को मिलेगा कि अकबर जो है यहाँ पे अपना जो दिल्ली में जो है कहीं ना कहीं अपना रूल स्टैब्लिश कर पाता है। इसके अलावा देखने को मिलेगा अकबर जब अपनी पावर को एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो काफ़ी एरिया में जो है अपना मिलिट्री कैंपेन स्टैब्लिश करते हैं, चाहे वो मालवा का रीजन हो, गोंडवाना हो। और सप्रेस करते हैं रिवॉल्ट्स को, जो बेसिकली उज़्बेक वगैरह में जो रिवॉल्ट चल रहे होते हैं, उनके भाइयों के बीच में जो रिवॉल्ट चल रहे होते हैं उन्हें सप्रेस करते हैं। इसके अलावा वो चित्तौड़ में भी बेसिकली अटैक करते हैं 1568 में, उस एरिया को भी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। 1569 में रणथंबोर के एरिया पर अटैक करते हैं। 1570 में गुजरात का जो बेसिकली सूरत वाला रीजन है वहाँ पे अटैक करेंगे। 1576 में मेवाड़ में वो बेसिकली अटैक करते हैं, वहाँ पे हल्दी घाटी होती है, ठीक है। 1580 से लेके 1585 में आपको देखने को मिलेगा कि बिहार और बंगाल वाला रीजन, जो बिहार और बंगाल में आपका अफगान जो थे सूरीज वो बेसिकली रूल कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो अपने जो एम्पायर के अंदर उस एरिया को भी शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा 1585 से लेके 1605 के बीच में वो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, कंधार हो गया, कश्मीर वाला एरिया होगा, काबुल जो है उसको भी कैप्चर करते हैं। डेक्कन में वो बेरार हो गया, खानदेश, अहमदनगर, इन सबको जो है अपने एम्पायर में जो है इंक्लूड कर लेते हैं। अब क्योंकि राजपूत के साथ भी जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए अकबर क्या करते हैं, मैट्रिमोनियल रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। और जो राजपूत जो प्रिंसेस होते हैं उनसे बेसिकली शादी करके वो इस तरह से रिलेशन को स्टैब्लिश करते हैं। और मेन चीज़ क्या है कि जो राजपूत प्रिंस होते हैं, यानी जो राजा वगैरह होते हैं, उनको मनसबदार की ऑफिशियल पोजीशन जो होती है, हाई पोजीशन पे देखने को मिलेगा, उनको स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी ऐसे लोग हैं जो उनसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो जो है बेसिकली हिंदू हो या फिर इंडियन मुस्लिम हो या राजपूत हो, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनको हाई ऑफिशियल पोजीशन पे रख देते हैं, सो दैट वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ अच्छे से साथ मिलकर जो है एम्पायर को बिल्डअप करें। और कुछ कुछ एरिया में उनको भी इंडिपेंडेंस दे दी जाए ताकि वो भी अच्छे से वहाँ पे अपना सेटअप कर सकें। तो इस तरीके से अकबर के टाइम पे देखने को मिलेगा एक लार्ज एम्पायर जो है, बिग एम्पायर जो इस्टेब्लिश की जाती है मुगल्स की अकबर के दौरान पे। हम बात करें यहाँ पे मनसबदार की, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। ज़ात जो कि पर्सनल रैंक होती है, सवार, जहाँ पे बेसिकली हॉर्समैन जो है बेसिकली यहाँ पे रखने जाने की बात की जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हर एक मनसबदार को जो है लैंड दिया जाता है, जिसे हम मनसब कहते हैं, उन्हें वहाँ से जो है रेवेन्यू इकट्ठा करना पड़ता है। अब कुछ रेवेन्यू वो है किंग को देंगे, कुछ अपने पास रखते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्योंकि हर एक मनसबदार को कुछ ना कुछ घुड़सवार अपने पास रखने होते थे, तो वो वहाँ से जो भी रेवेन्यू आएगा वो उन बेसिकली घुड़सवार की ट्रेनिंग हो गया, उनको बेसिकली जो भी रिसोर्सेज वगैरह चाहिए उन सब के लिए वो यूटिलाइज़ करते थे। अब मेन चीज़ें इन्होंने यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम भी लेके आए थे, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रेडिंग सिस्टम में कुछ रैंक थी,
जिस पर्टिकुलर रैंक के जो बेसिकली मनसबदार होंगे उस हिसाब से सैलरी मिलेगी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हिसाब से देखने को मिलेगी, और हर एक मनसबदार के पास एक स्पेसिफिक नंबर घुड़सवार यहाँ पे रखे जाते थे। अब हम बात करें ज़ात की, किस तरीके से ये सब चीज़ें, जो आपकी जो सैलरी है, जो आपकी रैंक है, वो डिसाइड की जाती थी कि कितनी ज़ात है आपकी। यानी हम कह सकते हैं जितनी ज़्यादा हायर नंबर ऑफ़ ज़ात होगी उतना ज़्यादा जो है कोर्ट के अंदर उस पर्टिकुलर मनसबदार की जो है प्रेस्टीज होती थी, उतना ज़्यादा सैलरी उसको मिलती थी, और जितनी लोअर ज़ात होगी तो उतनी कम सैलरी उसको मिलती थी। तो देखने को मिलेगा कि अकबर के टाइम पे टोटल 29 ऐसे मनसबदार थे जिनके पास 5,000 तक की ज़ात थी। तो यानी जितनी ज़्यादा ये हायर रैंक ऑफ ऑफिशल्स होंगे, यानी जितनी ज़्यादा हाई ज़ात की वैल्यू होगी, यानी उतने ज़्यादा वो राजा के काफ़ी ज़्यादा करीबी होंगे, उतने ज़्यादा वो भरोसेमंद इंसान होंगे। बट ये जो नंबर है 29, ये आपको इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएगा। इन केस ऑफ अब हम बात करें औरंगज़ेब की, तो ये जो नंबर होगा 79 बढ़ जाएगा। यानी औरंगज़ेब के टाइम पे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मनसबदार रखे, और मेन चीज़ ये है कि अगर जितने ज़्यादा आप मनसबदार रखोगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपेंडिचर होगा उन सबको खर्च करने में। और क्योंकि लैंड तो लिमिटेड है आपके पास, तो एक लिमिटेड लैंड के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा मनसबदार रख रहे हो, तो आपको यहाँ पे अगेन देखने को मिलेगा जो नंबर ऑफ़ जागीर है, यानी नंबर ऑफ़ जो लैंड है, कहीं ना कहीं यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ नज़र आएगा। और कम लैंड के अंदर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मनसबदार को रखोगे और उनसे बोलोगे कि आपको रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो वो कहीं ना कहीं आपके पीजेंट्स जो है उनको प्रेशराइज़ करेंगे, उनसे बेसिकली टैक्स वगैरह जो है इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो थी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं इन केस ऑफ औरंगज़ेब के टाइम पे। वही हमें देखने को मिलेगा अकबर के बाद जो जहांगीर से लेके शाहजहाँ तक, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी अकबर के पास थी, जिसने उसको कहीं ना कहीं जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंग के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग एम्परर के रूप में जो है इस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी, वो पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं आने वाले जो भी आपके जो मुग़ल किंग्स हैं उनमें देखने को मिलेगी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगी। एंड फाइनली जो आपके औरंगज़ेब आएंगे वो किस तरीके से अपनी जो है डिफरेंट रिलीजियस पॉलिसी को अपनाएंगे, बिकॉज उनके टाइम पे जो है जितने भी राजपूत हो गए, जितने भी हिंदूज़ वगैरह हो गए, उनको वो बेसिकली अपनी पोजीशन पे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन है वहाँ पे नहीं रखते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं फ़ाइट करने लग जाते हैं। किस तरीके से उन्हें देखने को मिलेगा सिख के साथ भी उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा नहीं था। तो इस तरीके से जो भी उन्होंने रिलीजियस पॉलिसीज़ अपनाई हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं बाकी जो रूलर्स हैं उनके साथ उन्होंने जिस तरह का रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया है, अगेन जो मनसबदार जो है इतने ज़्यादा 79 मनसबदार जो इनको देखने को मिलेंगे, तो उसके कारण जो रेवेन्यू था वो भी इतना अच्छे से जो है आ नहीं पाता औरंगज़ेब के टाइम पे। तो इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि औरंगज़ेब के टाइम के बाद जितने भी रूलर्स आएंगे, वीक जो मुग़ल रूलर्स होंगे, वो उस एम्पायर को जो है फर्दर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उस एम्पायर को जो है कहीं ना कहीं संभाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में जो है बेसिकली इन सब चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। एंड फर्दर जैसे जैसे हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते रहेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी का, तो ये सब चीज़ें हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। सो आज जो हमारा मेन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उस पर हम फोकस करेंगे। यहाँ पे बेसिकली चैप्टर नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर्स। यानी यहाँ पे जो है बेसिकली बात की जा रही है, यहाँ पे एक तरह से प्रोवाइड की जा रही समरी, किस तरीके 750 से लेके आपका 750 के बीच में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, और वो उन सबको हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे कि जो हिंदुस्तान का नाम है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के क्या क्या पर्सपेक्टिव थे, किस तरीके से हिंदुस्तान का नाम पड़ा है, किन किन एरिया को हिंदुस्तान के अंदर बेसिकली कंसिडर किया जाता था। हिस्ट्री के जो है मेन सोर्सेज हैं उनको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, और जो मैप है, किस तरीके से मैप का, इंडिया का जो मैप है उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं, और किस तरीके से जो है नंबर ऑफ़ सोशल ग्रुप्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, कौन कौन से लैंग्वेजेस जो है यहाँ पे बोली जाती थी, मेनली आप मिडिवल पीरियड की हम बात करें, ठीक है, और किस तरीके से जो रिलीजन होता है, और ओल्ड रिलीजन से हम न्यू रिलीजन की तरफ यहाँ पे देखते हुए नजर आएंगे। और इस टाइम पे 750 के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि इस्लाम का जन्म हो चुका था, यानी इस्लाम का यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका था आपका अरेबियन जो एरियाज़ है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सोर्सेज की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पेपर का अगेन जैसे कि हमने बात की थी 9th सेंचुरी में जो है पेपर का डेवलपमेंट हो गया था, जिसके वजह से जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। मैन्युस्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंस आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पे पेपर जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट यूज़ में आ गया था एज अ होली टेक्स्ट के लिए। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखे जा रहे थे, एंड किस तरीके से जो लेटर्स वगैरह लिखना है, रिकॉर्ड्स वगैरह रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड है, जो भी टेक्सुअल जो भी टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है उसको यहाँ पे बेसिकली रिकॉर्ड कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ पेपर के डेवलपमेंट की वजह से।
मेन चीज़ है कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी तो उनको लिख कौन रहा था इस टाइम पे, तो देखने को मिलेगा कि जो भी वेल्दी पीपल हैं, ठीक है, इसके अलावा जो रूलर्स हैं, ठीक है, या फिर मोनास्ट्रीज़ में जो है, टेम्पल्स में जो है, ये लोग कहीं ना कहीं अपने हाथों से बेसिकली उसको लिखा करते थे। और इसको बेसिकली आज के टाइम पे देखने को मिलेगा लाइब्रेरीज और आर्चीज़ वगैरह वगैरह में रखा जाता है। और मेन मैन्युस्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किंग्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, उसके थ्रू हमें पता चला क्या क्या किंग्स का एडमिनिस्ट्रेशन था, सोसाइटी के बारे में पता चला है हमें। और पर मेन चीज़ ये है कि जो हमें मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं, ठीक है, तो ओरिजिनली जिसने वो मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है वो टेक्स्ट हमें कहीं ना कहीं मिला नहीं है, बिकॉज उस समय प्रिंटिंग नहीं था। तो लोगों ने क्या किया कि जो भी मैन्युस्क्रिप्ट थी उन्हें हाथ से, क्योंकि वो लिखते थे, तो अगर एक मैन्युस्क्रिप्ट को दूसरा बेसिकली कॉपी कर रहा है तो कुछ ना कुछ चेंजेस वो अपने साइड से करेगा। बिकॉज कई बार क्या होता है, जब आप चीज़ों को कॉपी करते हो तो आपको नहीं पता चलता कि किस तरह से हैंड राइटिंग क्या है, हैंड राइटिंग समझ नहीं आती, जो वर्ड लिखा हुआ है वो समझ नहीं आता। और कई बार जो है हम अपने साइड से भी कुछ ना कुछ चीज़ें जो है, जिस तरह से हम चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं उस तरह से चीज़ों को हम ऐड करते जाते हैं। तो आज के टाइम पे जो भी हिस्टोरियंस हैं, जब जो भी मैन्युस्क्रिप्ट उनको मिली हुई है उनको जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर रिलाई ज़्यादातर नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिली है वो कितने लोगों ने उसको लिखी होगी, पर जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, मीन जिसने ओरिजिनली उसको लिखा है उसको वो बुक कहीं ना कहीं उसको फाइंड आउट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश लगी रहती है हिस्टोरियंस की, ताकि ओरिजिनली वहाँ पे क्या हुआ, यानी ओरिजिनली जिसके बारे में चीज़ लिखी हुई है कैसी थी, वो क्या चीज़ थी, उसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हम अपना इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेसिकली हम फर्दर और रीड करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले बोला गया है यहाँ पे इन मैप 1 में हम देखें 1154 की बात की जा रही है बाय द अरब जियोग्राफर एल इद्रिसी। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हेयर इन अ डिटेल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात की जा रही है फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ वर्ल्ड। मैप 2 जो है वॉज मेड इन द 1720 से बनाया गया है फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ सेम एरिया के हैं। In Al Adrisi map, the South India is where we would expect to find North India and Sri Lanka is island at the top. ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है मैप नंबर 2 की आप बात कर सकते हैं। तो ये जो मैप है वो फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया है। बट मैप 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो श्रीलंका है वो उसको टॉप पे कर दिया और जो मेन हमारा इंडिया है उसको बॉटम में कर दिया, मतलब एक तरह से उल्टा उसको बना दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक मैप है आपका 12th सेंचुरी का, जहाँ पे जो बेसिकली इब्रिस वाला जिसने बनाया है, बेसिकली ये अभी अरबिक लैंग्वेज में बेसिकली बनाया गया है, जो अरब जोग्राफर है उसके द्वारा। एंड इसने बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो कन्नौज है इस पर्टिकुलर मैप में वो कहीं ना कहीं शो किया गया है। इससे ये पता चलता है कि जो इसने मैप बनाया है इब्रिस ने, अल इद्रिसी ने, उसने बेसिकली उस टाइम पे जो कन्नौज था कहीं ना कहीं उन्होंने उस पीरियड में जो है कन्नौज को विजिट किया होगा। दैट्स वाई उन्होंने अपने मैप में कन्नौज की सिग्निफिकेंस को शो किया है। वही अगर हम बात करें 18th सेंचुरी की, जहाँ पे जो आपका फ्रेंच कार्टोग्राफर है उन्होंने उस मैप को बनाया है, जहाँ पे हमने बेसिकली देख सकते हैं ये वाला मैप की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो है इसने काफ़ी ज़्यादा अपनी जो इंडिया की जोग्राफी है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बनाई है ना, हर एक चीज़ आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिटेल में बनाई है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी यूरोपियन सेलर्स हैं उन्होंने ये मैप्स को यूज़ किया था इंडिया में, जब भी वो आ रहे होंगे मर्चेंट्स के द्वारा इस मैप को जो है यूज़ किया गया था। तो यहीं पे ये चीज़ बात की जा रही है कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे अरेबियन लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। एंड देयर सम वेल नोन नेम्स हैं लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश में स्पेल्ड इन मैप एज कन्नौज, इस तरह से स्पेल्ड किया गया है। वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स। During this period, information about the subcontinent has changed considerably. Change हो रही थी. This map seems more familiar to us, and the coastal areas in particular are सरप्राइजिंगली डिटेल्ड में है। ये जो मैप आप देखोगे उसके बारे में बात की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे आपको कोस्टल एरियाज देखने को मिलेंगी। दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स ने यूज़ किया, मर्चेंट्स ने यूज़ किया ऑन देयर वॉयजेस। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि इक्वली इंपॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कैटोग्राफी डिफरेंट इन 2 पीरियड्स, यानी 12th सेंचुरी की बात करें जहाँ पे हम अल इद्रिसी की बात करते हैं, उन्होंने जो मैप बनाया था, और 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था, दोनों ही 2 डिफरेंट पीरियड्स में मैप बनाया था। तो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी हमें कितना डिफरेंस देखने को मिलती है, चाहे हम बात 12th सेंचुरी की करें या फिर 18th सेंचुरी की। When historians read document maps को जब पढ़ते हैं and text from the past,
दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि जो भी जिस भी पर्सन ने देखो लिखा होगा उसने अपने पर्टिकुलर बैकग्राउंड में उस समय क्या चीज़ें रही होंगी उसको ध्यान में रख के रखा होगा, क्या कंटेक्स्ट था इन विच द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वॉज प्रोड्यूस, मैंने किस कंटेक्स्ट में लिखा गया है उस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा। तो वो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है एक हिस्टोरियन को, तभी वो समझ पाएंगे कि क्या वो लिखना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ की। इफ़ द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, तो जैसे जैसे जो कंटेक्स्ट जो होता है लिखने का वो समय के दौरान जो है चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें गांधी की, तो गांधी जी ने बेसिकली किस तरीके से राम राज्य स्टैब्लिश करने को कहा था। नो डाउट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एक आइडियल सिचुएशन है। आज के टाइम पे अगर हम देखें उसको इम्प्लीमेंट करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा तो नहीं इम्पॉसिबल नहीं है, पर थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो गांधी जी ने जिस अपने कंटेक्स्ट में जिस पर्टिकुलर टाइम के वो थे, उस पर्टिकुलर टाइम पे ये जब चीज़ें उन्होंने कही होगी, तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको उस कंटेक्स्ट में जाना पड़ेगा कि किस टाइम पे वो चीज़ें वो लिखी जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिस्टोरियन जो है उस चीज़ को समझे कि किस कंटेक्स्ट में और किस टाइम पे वो चीज़ें लिखी गई हैं। हिस्टोरियंस रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में लिखने को मिलेगा विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। मीडिवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट था फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन। ठीक है, द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड ऑफ ग्रामर या फिर वोकैबुलरी में चेंजेस नहीं थे, बट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स भी जो है ओवर द टाइम आपको देखने को मिलेगा चेंज हो रहे थे। टेकन द टर्म हिंदुस्तान की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। When the term was used in the 13th century by the Miraz-e-Siraj, a chronicle who wrote in Persian में लिखा हुआ था, he meant the areas of Punjab, यानी जो आपका मिनहाज ए सिराज है उन्होंने हिंदुस्तान का जो एरिया था, मैंने हिंदुस्तान किस चीज़ को कहा, तो उन्होंने कहा कि जो एरिया ऑफ पंजाब का जो एरिया है, हरियाणा का जो एरिया है एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड द्वाब, उनको बेसिकली उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया। ठीक है, ही यूज़ द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस ऑफ लैंड, यानी जो पॉलिटिकल सेंस है कि भाई ये पंजाब का एरिया हो गया, ये आपका हरियाणा का एरिया हो गया, ये गंगा द्वाब वाला रीजन हो गया, इन्होंने बेसिकली इसको जो है बेसिकली क्या कहा, हिंदुस्तान का। ठीक है, तो द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड दैट वर पार्ट ऑफ द डोमिनियन ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कहीं ना कहीं ये जो आपके जो मिनहाज सिराज थे वो किस टाइम की बात करें, दिल्ली सल्तनत की, कि उस पर्टिकुलर एरिया में किसका डोमिनेंस है, दिल्ली सल्तनत का। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मिराज सिराज ने जो बेसिकली साउथ इंडिया को बेसिकली इस हिंदुस्तान का पार्ट इंक्लूड नहीं किया था, नहीं वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसने नहीं बताई थी। बाय कंट्रास्ट इन अर्ली 17th सेंचुरी की बात करते हैं अब, तो बाबर उस समय थे, तो बाबर ने जो यूज़ किया था हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जोग्राफी, यानी जो इंडिया की जोग्राफी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया। साथ ही साथ जो फौना हो गया, जो कल्चर है, जो इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जब सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो आपका इंडिया तो आते ही आता है, सब कॉन्टिनेंट में आपका जो अखंड भारत है, पाकिस्तान का एरिया होगा, बांग्लादेश का एरिया होगा, तो ये जो पूरा इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है, तो वो सब चीज़ें जो जो उसके अंडर आती है उसको बाबर ने हिंदुस्तान के नाम से कहा। As we will see later in this chapter, this was somewhat similar to the way of 14th century poet अमीर खुसरो की बात करें, उन्होंने जो है वर्ड हिंद यहाँ पे यूज़ किया गया था। While the idea of geographical and cultural entity like India that did exist, the term Hindustan did not carry the political and the national meaning which we associate with it today. ठीक है, तो यानी कि आपके जो अमीर खुसरो थे उन्होंने 14th सेंचुरी में से जो इंडिया है सिर्फ जोग्राफिकल और कल्चरल चीज़ों को ही इंडिया कहा है। बट अगर हम बात करें 16th सेंचुरी में जो बाबर है उनके हिसाब से जो है उन्होंने ये चीज़ जो है अपने बाबर नामा में लिखी थी कि जो हिंदुस्तान है उन्होंने उसमें जोग्राफी हो गया, फौना हो गया, कल्चरल चीज़ें जो कि उनको भी इनको इंक्लूड किया था। अब हम बात करते हैं हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज़ बिकॉज दे मीन टू डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट, यानी पास्ट आज जो टर्म हम यूज़ करते हैं ना, फॉर एग्जांपल फॉरेनर हम बेसिकली उनको कहते हैं जो बेसिकली इंडियंस नहीं होते, बट अगर हम पास्ट में जाएँ तो पास्ट में जो वर्ड यूज़ किया गया ना फॉरेनर, वो आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से एक स्ट्रेंजर को, जो आपको स्ट्रेंजर दिख रहा है मतलब किसी और गांव से भी बिलोंग कर रहा है, तो आप उसको भी फॉरेनर वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्टोरियंस के लिए ये समझ पाना कि उस समय वो उन्होंने बेसिकली फॉरेनर किस किस को कहा होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी जिस भी कंटेक्स्ट में चीज़ें लिखी हुई हैं आप उन टाइम के बारे में, उस कंटेक्स्ट के बारे में समझो, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे, स्पेशली हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि इन द मिडिवल पीरियड में फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपेयर्स
से इन अ गिवन विलेज समवन हु वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, यानी कोई पर्सन मालूम जैसा नहीं दिख रहा है, उनके सोसाइटी में नहीं रहता है, उनके कल्चर में इंगेज नहीं है, तो उनको फॉरेनर बोलेंगे। इन हिंदी द टर्म परदेसी बोला जाता है ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए, और पर्शियन में अजनबी बोलते हैं, अजनबी नहीं होता। अ सिटी ड्वेलर हो गया, देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड एज अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरनर, बट टू पीजेंट लिविंग इन अ सेम विलेज, ठीक है, सेम विलेज में अगर मान लो दो पीजेंट रहते हैं बट नॉट फॉरनर्स, वो फॉरनर्स नहीं हो सकते, ठीक है, टू ईच अदर, इवन दो दे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड क्यों ना हो, बट वो अपने आप को फॉरनर नहीं बोलेंगे। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। अब हम बात करते हैं हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज की। तो हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट द रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है क्या है, आप देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग द चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी हम जो 1000 ईयर्स में जो चेंजेस हुए हैं वो इस फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा थोड़ा उनका लिटिल बिट जो है कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या चेंजेस हुआ इन 1000 ईयर्स के अंदर, ठीक है। और क्योंकि हमने बात की थी 1000 ईयर्स में जो टाइम पीरियड यहाँ पे की बात की जा रही है, तो वो बेसिकली यहाँ पे है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे बात की जा रही है 700 से लेके 1750 की। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज में आपको देखने को मिलेगा कि वो सोर्सेज अभी भी कंटिन्यूस चल रहे हैं जिसको हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं पास्ट को स्टडी करने के लिए। दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, यानी हिस्टोरियंस अभी भी कॉइन्स पर रिलाई कर रहे हैं, इंस्क्रिप्शन पर रिलाई कर रहे हैं, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड से जहाँ से वो समझने की कोशिश कर रहे हैं हिस्ट्री को। बट देर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी है इनमें। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो है इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हिस्टोरियंस ने देखा कि इस टाइम पे, यानी जो टाइम है 700 से लेके 1750 के बीच में, जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड है यानी जो लिखित जो रिटर्न फॉर्म में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। एंड दिस स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। दो दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर हो गया था एंड मोर वाइडली अवेलेबल हो गया था। देयरफॉर पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्सेस, लिखने के लिए पेपर को यूज़ करते थे। क्रॉनिकल्स लिख रहे हैं, रूलर्स का लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स यहाँ पे लिखी जा रही है, यानी संत जो भी चीज़ें बता रहा है वो पहले क्या था ओरली चीज़ें ट्रांसमिट की जाती थी, अब क्योंकि पेपर है तो वो लिख पा रहे हैं। पिटीशंस हो गए, जुडिशियल रिकॉर्ड्स को रखा जाता था, फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस को रजिस्टर करने के लिए रखा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स अगर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल कलेक्ट किया करते थे, रूलर्स हो गया मोनास्ट्रीज में रखे जाते थे, टेम्पल्स में रखे जाते थे, एंड दे वर प्लेस इन लाइब्रेरी एंड आर्चीव्स। दीज मैन्युस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस को प्रोवाइड करते थे, जो कि वो आज उसको यूज़ करते हैं सब चीज़ों को समझने के लिए। अब हम बात करें वैल्यू ऑफ पेपर की, तो इन द मिडल ऑफ द 13th century a scholar wanted to copy a book but he did not have enough paper, so he washed the writing of a manuscript. He did not want to dry the paper and use it, यानी किस तरीके से उसको सुखा के देन उस पर लिख पाते थे, ठीक है। बट आज के टाइम पे हम देखने को मिलेगा किस तरीके से पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा बाद में फिर अवेलेबल हो गया था, बात की जाए इस पर्टिकुलर पीरियड की, ये काफ़ी ज़्यादा चीप हो गया था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको वाइडली यूज़ किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया आर्चीव बेसिकली क्या है, तो एक प्लेस होती है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हो गए, मैन्युस्क्रिप्ट जो होते हैं उनको स्टोर किया जाता है। टुडे ऑल द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो भी आर्चीव्स होते हैं हैव आर्चीव्स होते हैं वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो होते हैं ट्रांजेक्शन जो है उन पर्टिकुलर आर्चीव्स में वो रखते हैं, ठीक है, संभाल के। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी इन दोज डेज में, सो स्क्राइब बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि लिखते हैं, ठीक है। कॉपी करते थे मैन्युस्क्रिप्ट को अपने हाथों से ही, क्योंकि प्रिंटिंग नहीं था। अब एक मान लो मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि ऐसी हालत में हो गया कि फटने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कॉपी करके एक फ्रेश उसमें लिख दो, ठीक है, ताकि वो अगर फट जाए तो ये चीज़ संभाल के रख सके। तो इस तरह से चीज़ों को रखा जाता था। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, तो आपको देखने को मिले किस तरीके से, मतलब ईजी टास्क नहीं है किसी चीज़ को कॉपी करना। कॉपी करने का मेन चीज़ ये है कि आपको कितनी चीज़ें उसमें समझ में आ रही हैं, उस जिस पर्सन ने लिखा है उसकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है कि आप उसको समझ के फर्दर कॉपी कर पा रहे हो, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड फोर्स टू गेस, अब फिर आप गेस करने लग जाते हो कि क्या लिखा होगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो समझ में आती है उसको आप लिखते चले आते हो, जो नहीं समझ में आ रही होती हैं उसको आप खुद से गेस करके फिर अपने हिसाब से लिखना शुरू कर देते हो। उससे क्या होता है, जो मेन आपका जो ओरिजिनल चीज़ थी वो कहीं ना कहीं फिर
जो है चेंज होने लग जाती है। और जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे बहुत सारे लोग करते चले जाएंगे तो जो मेन ओरिजिनल टेक्स्ट था ना वो कहीं ना कहीं जो है समझ में नहीं आएगा कि किस चीज़ के लिए वो लिखा गया था, क्या उसका पर्पस था, क्या लिखने की कोशिश जो है वहाँ पे उस टाइम पे की जा रही थी। Manuscript copying is somewhat similar as scribe copied manuscript. They also introduce small changes. A word as a मतलब word में change आ सकता है, sentence में change आ सकता है. These small differences grew over centuries of copy until a manuscript of सेम टेक्स्ट बिकम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। अगर मान लो हिस्टोरियन को एक ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट मिला, ठीक है, जो कि मान लो लेटेस्ट है, उन्होंने उस चीज़ को पढ़ा और थोड़ा सा पुराना उनको एक और मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ा, जब वो उसको रिलेट कर पा रहे हैं तो समझ पा रहे हैं कि बाप रे इतने सारे डिफरेंट चेंजेस है, मतलब यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे जो उसकी कॉपी की गई है उसका मतलब ही कुछ और है। तो जब इन्होंने इन चीज़ों को जब रिलेट किया तब उन्हें पता चला कि ओ माय गॉड ओरिजिनली तो कुछ और ही रखा होगा, और जब चीज़ें लिखी गई तो किस तरीके से चेंजेस यहाँ पे आते चले गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देन बोला गया कि दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम थी बिकॉज वी रेयरली फाइंड ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऑथर टुडे। मतलब हमें ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को ढूंढना ही बहुत ही रेयर टास्क है, बहुत, क्योंकि वो उस समय तक सर्वाइव ही नहीं कर सकती ना। आज के टाइम पे अगर हम उसको कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश भी करेंगे तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी वो। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज़ मेड बाई लेटर स्क्राइब। जो भी लेटर स्क्राइब्स थे उनके द्वारा जो भी कॉपी की गई थी उन चीज़ों को ही हमें पढ़ के समझना पड़ेगा, बिकॉज ओरिजिनली तो मैन्युस्क्रिप्ट मिल पाना बहुत मुश्किल है। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन्स को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो उनके पास 4 मैन्युस्क्रिप्ट हैं, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो इन्होंने कुछ लिखा होगा, इसने कुछ लिखा होगा, इसने, तो यहाँ से इन्फ्लुएंस लगाने की कोशिश की जाती है कि एक्चुअली में उस समय हुआ क्या होगा। अब इन चारों चीज़ों में से कुछ कॉमन चीज़ें अगर आपको मिल गई तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगा समझने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से वो हिस्टोरियंस उसको रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट का टू गेस करने के लिए कि व्हाट ऑथर्स हैड ओरिजिनली रिटन। ऑथर्स ने ओरिजिनली क्या लिखा होगा ये समझने के लिए उन्हें डिफरेंट चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम में रिवाइज करते रहते हैं। जब बात करें 14th सेंचुरी स्कॉलर ज़ियाउद्दीन बरानी की, तो उन्होंने अपना फर्स्ट क्रॉनिकल 1356 में लिखा था एंड अनदर वर्जन जो था उसका 2 साल बाद लिखा। द दोनों ही क्रॉनिकल्स जो है सेम चीज़ के ऊपर थी, बट आपको देखने को मिलेगा एक चीज़ उन्होंने 2 साल पहले लिखी है वो दूसरी से कितनी ज़्यादा डिफरेंट थी। द टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960। इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस में, कहीं ना कहीं खो गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। The study of 1000 years 1500 to 1750 a huge challenge to historian largely because of the scale and variety of developments यहाँ पे देखने को मिले थे। इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई थी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी, पॉलिटिकल चेंजेस आए थे, सोशली चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले थे। तो इन सब को ट्रेस करना एक हिस्टोरियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था। एट डिफरेंट मूवमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज जो थी कहीं ना कहीं अपीयर हो रही थी, लाइक द पर्शियन व्हील का होना इन इरिगेशन में, स्पिनिंग व्हील इन वीविंग में आना, फायर अर्न्स इन कॉम्बैट में, न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव इन द सब कॉन्टिनेंट में आ गई थी, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशन जो थी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड द क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल के साथ आई थी हु ब्राउट अदर आइडियाज़ विद देम एज वेल। एज अ रिजल्ट दिस अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस। यानी इन चारों चीज़ों में आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे 700 से लेकर 1750 के टाइम पे, और ये सब चीज़ें हम 5th चैप्टर पे पढ़ेंगे, ठीक है। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी का पीरियड था। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल्ड करते थे लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ थी यहाँ पे एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्चून। दैट्स वाई आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है कि वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वो थे राजपूत्स। ये जो नाम है जो राजपूत है डिराइव किया है राजपुत्रा से, इसका मतलब होता है सन ऑफ द रूलर। बिटवीन द 8th to 14th सेंचुरी द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स को ये टर्म बेसिकली राजपूत टर्म बेसिकली बोला जाता था। हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, यानी वो अपने आप को क्षत्रिय कास्ट के मानते थे। और ये कास्ट कहीं ना कहीं आपको पता ही है, सबसे ऊपर ब्राह्मण होते थे, फिर क्षत्रियास, फिर आपका बेसिकली जो थे आपको वैश्याज है, देन शूद्राज आते थे। तो उसको क्षत्रिय कास्ट के जो लोग थे यानी वॉरियर क्लास के जो लोग थे वो अपने आप को राजपूत के नाम से डिनोट करते थे।
देन आपको ये पर्शियन व्हील है, उसकी इमेज यहाँ पे आपको दिख सकती है, उस समय यहाँ पे इन्वेंट हुई थी, इस पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर, यानी जो राजपूत जो टर्म है ये सिर्फ रूलर्स के लिए नहीं थी, बट जो आपके चिफ्टन्स हैं, बट ऑल्सो द सोल्जर्स कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, उनके लिए भी टर्म जो है बेसिकली यूज़ किया जाता था। क्लिवेरिक कॉड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो एक्सट्रीम वेरवल एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत बाय देयर पोइट्स एंड द बार्ड्स, यानी किस तरीके से आज को देखने को मिलता है कि जो राजपूत के बारे में जो डिफरेंट जो पोइट्स हैं उन्होंने किस तरीके से उनके बारे में क्वालिटीज़ बताई हैं कि वो राजपूत बेसिकली वो लोग थे जो ग्रेट वॉरियर थे, लॉयल रहते थे, कि मतलब एक बार अगर मैदान में गए हैं तो मतलब या तो जीत के वापस आएंगे या फिर हार के वापस नहीं आना बेसिकली, चाहे भले ही वहाँ पे बैटल फील्ड में जो डेथ ही क्यों ना हो जाए। तो इस तरह का ब्रेवरी जो है उनके अंदर थी। अदर ग्रुप्स की अगर बात करें तो मराठास भी थे इस टाइम पे, सिख, जाट, होम्स एंड बेसिकली कया कस्त उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स की होती है एंड द सेक्रेटरीज ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, जैसे कि हमने बात की थी, शुरू हो गई थी, एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन द अदर्स, चेंजेस इन देयर हैबिटेट हो गया था, पोस्ट मैनी फॉरेस्ट वालर्स टू माइग्रेट, जिसके कारण बहुत सारे जो क्योंकि देखो जो फॉरेस्ट एरिया अगर आप उसको क्लीन करोगे तो जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उन्हें माइग्रेट करना पड़ेगा। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स बन गए थे। दिस न्यू पीजेंट ग्रुप जो थे ग्रेजुअली बिकेम टू इन्फ्लुएंस कर रहे थे बाय रीजनल मार्केट्स को, चीफ हो गया, प्रीस्ट हो गया, मोनास्ट्रीज हो गया, टेम्पल्स हो गया, एंड बिकेम अ लार्ज पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का पार्ट बन रहे थे। एंड दे वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस पे करना होता था एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू द लोकल, जो भी आपके लोकल किंग है उनको। एज अ रिजल्ट अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस एमर्ज होंगी अमंग दी पीजेंट्स। सम पोजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, किसी पीजेंट के पास ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड होगा, एंड अदर्स ऑल्सो केप्ट कैटल, कुछ के पास सिर्फ कैटल्स वगैरह होंगी, एंड सम कंबाइंड आर्टिशियल वर्क होंगे किसी के पास, विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी ड्यूरिंग द लीन सीजन। मतलब जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सीजन में जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है तो एग्रीकल्चर करेंगे, बाकी टाइम पे वो कुछ आर्टिशियल वर्क में इंगेज होंगे। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट में जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ द बैकग्राउंड के उस पर रैंक कर दिया जाएगा एंड देयर ऑक्यूपेशन। रैंक वर नॉट फिक्स, परमानेंटली फिक्स नहीं होगी, बट वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द पावर कैसी है उस पर्सन की, कितना इन्फ्लुएंशियल है, क्या क्या रिसोर्सेज है, कितना वो रिच है, ठीक है। कंट्रोल बाय द मेंबर्स ऑफ द जाति, द स्टेटस ऑफ सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, आपको देखने को मिलेगा किस पर्टिकुलर एरिया में वो पर्सन इस जाति का है तो किसी और एरिया में वो किसी और जाति का होगा, ठीक है। तो स्टेटस जो है सेम जाति का वो आपको वेरी करता हुआ दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स बनाती थी एंड रेगुलेशंस टू मैनेज करती थी कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर। दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, देखने को मिलेगा। और डिस्क्राइब इन सम एरिया एज अ जाति पंचायत के उस पर डिस्क्राइब किया जाता है। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेजेस के उन्हें फॉलो करनी होती थी। सेवरल विलेजेस वर गवर्नड बाय चिफ्टन के द्वारा गवर्न किया जाता। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। अब हम बात करते हैं रीजन एंड एम्पायर की। तो लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ चोला, जिसे हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तुगलक जिसे चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, मुगल जिसे चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं, एनकम्पास्ड मैनी रीजन्स। संस्कृत प्रशस्ति जो है प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत, गयासुद्दीन बलबन को प्रेज कर रही है, जिनका रूल हमें देखने को मिला था 1266 से 1287 तक का होता है। एक्सप्लेन दैट ही वॉज अ रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर के रूलर थे, बलबन की बात की जा रही है। दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल, यानी जहाँ पे गौड़ा डायनेस्टी थी, इन द ईस्ट टू गजना इन अफगानिस्तान, इन द वेस्ट इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया, द्रविडिया जो रीजन्स थे वो उसके एम्पायर के अंडर थे। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौड़ा, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात, अपेरेंटली फ्लिड बिफोर हिज आर्मी। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा जो मैप 3 है बता रहा है द प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कैसा था। अकॉर्डिंग टू इजिप्शियन सोर्स मसलिक एल अफसर फ़ी ममलिक एल अफसर ऑफ शिहाबुद्दीन उमरी, तो उनके द्वारा ये बनाया गया है। तो यहाँ पे नॉर्मली बस आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो रोमन नंबर्स में नंबर लिखे गए हैं इनके आगे उनका नाम लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 1 की तो ये वाला जो एरिया है सिविस्तान है। 2 की अगर बात करें
उचित है, एंड थर्ड की बात करें तो मुल्तान है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे मैप से इस पर्टिकुलर एरिया में देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कभी कभार यूपीएससी जो है इन छोटी छोटी चीज़ों को पूछ लेता है इन्फॉर्मेशन को, तो एक बार बस आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है हिस्टोरियंस regard these as a exaggerated claims of conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. अब हम बात करते हैं 1318 में द पोइट ऑफ अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वॉज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन मैनी रीजन्स में आपको देखने को मिलेगी थी। कुछ सिंधी बोल रहे हैं, कुछ लाहौरी, कुछ कश्मीरी भाषा बोल रहे हैं, कुछ द्वसमुद्री इन साउथ कर्नाटका में बोली जाती थी, तेलंगनी इन आंध्र प्रदेश में, गुजारी गुजरात में, माबरी तमिलनाडु में, गौरी इन बंगाल में, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, हिंदवी इन एरिया अराउंड दिल्ली में। तो ये चीज़ें अमीर खुसरो ने कहीं ना कहीं नोट की है। अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कंट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस देयर वॉज संस्कृत थी विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। मतलब इतनी सारी लैंग्वेज हो गई थी, बट आपको देखने को मिलेगा संस्कृत अब कभी कहीं भी नहीं बोली जा रही थी। यानी अब वो कहीं ना कहीं जो संस्कृत है वो ओल्ड लैंग्वेज बन चुकी थी। यानी एंशेंट में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से ब्राह्मण्स और क्षत्रिय जो है संस्कृत का यूज़ करते थे, बट मिडिवल टाइम पे आते आते संस्कृत का यूज़ बहुत कम हो जाएगा। यानी जो कॉमन पीपल है डू नॉट नो इट, उनको बिल्कुल पता नहीं होगा संस्कृत के बारे में। ओनली द ब्राह्मण्स जो है थोड़ा बहुत जानते होंगे, बट मेजरली जो है न्यू न्यू लैंग्वेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। बाई 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी पोजेस्ड डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल डायमेंशंस and their own language and culture characteristics. You will learn more about in chapter number 7 में इसको हम डिटेल में देखेंगे। and they were also associated with a specific ruling dynasty से associated थी, and these were considerably conflict between these state. Occasionally dynasties like the Chola, Khilji, Tughlaq and the Mughals were able to build empire that was pan-regional था, spanning diverse regions उसके अंदर थे। Not all these empires were equally stable और successful नहीं थी। कुछ कुछ एम्पायर थी जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है और कुछ कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डिक्लाइन में फिर चली जाती है। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन द 18th सेंचुरी में जब डिक्लाइन होती है तो देखने को मिलेगा इट लेड टू द रीएमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट। यहाँ पे रीएमर्ज होते हुए नजर आएंगे जिन्हें हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। बट ईयर्स ऑफ इम्पार्शियल पैन रीजनल रूल हैड ऑल्टर्ड द करेक्टर्स ऑफ द रीजन्स across most of the subcontinent. The regions were left with the legacies of the big and small state that have ruled over them. बिकॉज देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मुगल्स के टाइम पे वो सारे के सारे रीजन्स कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर के अधीन हो गए थे, पर जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गए तो कुछ अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट कोशिश कर लेंगे, कुछ न्यू स्टेट्स बना देंगे। ठीक है, दिस वॉज अपेरेंट इन द एमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेडेड traditions in the realm of governance, management of the economy, elite culture, languages. Though the 1,000 years between 700 to 750, the character of the different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing these distinctiveness. नेक्स्ट हम बात करते ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स की। द 1000 years of history that we are exploring witnessed major development in religious traditions. People believe in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective था। Collective belief in a supernatural agencies religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities की। As the social worlds of these groups altered, so too did their belief. It was during this period that the important changes occurred in what we call Hinduism today. These included the worship of new deities, यहाँ पे देखने को मिलेगी, the construction of temples यहाँ बनाए गए by royalty, and the growing importance of Brahmins की importance को बढ़ाता है, priest and dominant rules in the society. Their knowledge of Sanskrit texts earned the Brahmins a lot of respect in the society के अंदर लेके आता था, because कहीं ना कहीं Brahmins जो संस्कृत जो टेक्स्ट थे उनको पढ़ पाते थे। Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. One of the major development in this period was the emergence of idea of भक्ति जो है स्टार्ट हो गया था, of the loving personal deity। अपनी इच्छा अनुसार आप पर्सनल डाइटी की पूजा कर सकते हो। एंड डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और एलेबरेट रिचुअल्स। यानी अगर किसी को भी भक्ति करनी है, किसी भी गॉड की पूजा करनी है, तो ज़रूरत नहीं है कि आपको प्रीस्ट की हेल्प से करनी पड़ेगी या फिर बहुत ज़्यादा जो भी एलेबरेटेड रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म करने पड़ेगा। नहीं, आप अपनी इच्छा अनुसार जो है कर सकते थे पूजा। पैटर्न की बात करें तो इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल होते हैं, सपोर्ट अनदर पर्सन, एन आर्टिस्ट, अ क्राफ्ट पर्सन एंड अ लर्न मैन एंड अ नोबल।
This was also the period when the new religions appeared in the subcontinent. Merchants and the migrant first brought the teaching of the Holy Quran to India in the 7th century में लेके आए थे. Muslim regard the Quran as the holy book and accept the sovereignty of the one God Allah. यानी कुरान के अकॉर्डिंग जो है बेसिकली जो मुस्लिम लोग हैं सिर्फ एक ही भगवान पे मानते थे जिन्हें अल्लाह बोलते थे. whose love mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background. doesn't matter कि social background क्या है, बट सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे नोटिस की जाती थी कि किस तरीके से आप जो अल्लाह है उनके जो बताए हुए रास्ते उन पे चल रहे हो आप. और किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि मैनी रूलर्स व पेट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड द उल्मा लर्न थियोलॉजीज एंड जूरिस्ट. एंड लाइक हिंदुज़म इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन वैरायटी ऑफ वेज पे इंटरप्रेट किया गया पर उनके फॉलोवर्स के द्वारा. देर पर द शिया मुस्लिम होंगे आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक शिया होंगे और एक सुन्नी होंगे. ठीक है, अगर हम बात करें शिया मुस्लिम की, बिलीव्ड इन द प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ अली उनके जो बताए रास्ते हैं उनके जो टीचिंग है उन पर बिलीव करते थे एंड उनको वो लेजिटिमेट लीडर मानते थे मुस्लिम कम्युनिटी का. बट अगर दूसरी तरफ बात करें सुन्नी मुस्लिम की, उन्होंने एक्सेप्ट किया था अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स खलीफास ऑफ द कम्युनिटी की एंड जो कि सक्सीड कर रहे थे खलीफास को. एंड दे वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ हनाफी एंड द शाफीज मेनली इन इंडिया एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस. Thinking about time and historical periods, historians do not see time just as a passing of hours. इस तरह से नोटिस नहीं कर रहे थे किस तरीके से आवर्स निकल रहे, डेज निकल रहे एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर. टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट करता चेंजेस इन द सोशल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन में, इन द परसिस्टेंस इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स. The study of time is made somewhat easier by the dividing the past into large segment में जब आप उसको डिवाइड करते हो periods that possess shared characteristics. In the middle of 19th century, the British historians divided the history of India into 3 पीरियड में डिवाइड कर दी थी. उनके हिसाब से अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स के हिसाब से जो एंशियंट टाइम था उसको उन्होंने हिंदू, क्योंकि वहाँ पे मेनली हिंदू रूलर्स जो थे उनका ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिला था, दैट्स वाई उनको हिंदू हिस्ट्री बोलते हैं. मिडिवल टाइम को बेसिकली उन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री कहा बिकॉज यहाँ पे मुस्लिम रूलर ज़्यादा थे. और मॉडर्न में जैसे आपको देखने को मिलेगा 18th सेंचुरी में आपकी ब्रिटिशर्स आ गए थे, यूरोपियंस आ गए थे, जैसे उन्होंने इसको जो मॉडर्न पार्ट है उनको ब्रिटिश हिस्ट्री के नाम से डिनोट करेंगे. दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर, जो पर्टिकुलर रूलर उस पर्टिकुलर टाइम पे जो रूल कर रहे थे उनका रिलीजन क्या उस बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया है. वॉज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज नहीं था, यानी उस पर्टिकुलर पीरियड में जो रूलर है उसका रिलीजन क्या है सिर्फ आपको इतना जानना ज़रूरी नहीं है हिस्ट्री को डिवाइड करने के लिए. देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, यानी उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बाकी जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हुई थी डेवलपमेंट हुई थी उनको कंसिडर ही नहीं किया बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हुई है, सोसाइटी में कुछ ना कुछ डेवलप हुई है, कल्चर्स में डेवलपमेंट देखने को मिली है. एंड सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के यहाँ पे इग्नोर कर दी गई थी. Next, the few historians follow this periodization today. Most look to economic and social factors को भी ध्यान में रख के समझने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री को to characterize the major events of different moments of the past. The histories who read the last year included wide range of early societies. हंटर गैदरर्स थे, अर्ली फार्मर्स थे, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस में रह रहे हैं, अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम. दिस हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडीज इन ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ मिडिवल. यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी यहाँ पे देखने को मिलेगी. द राइज ऑफ रीजनल इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशन होने लग गया था समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड द फॉरेस्ट पीपल. द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुज़म हुआ, इस्लाम एज अ मेजर रिलीजन एंड द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज. आपको इस पर्टिकुलर जो पीरियड है 750 से लेके अगेन 750 यहाँ पे ये सारी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी. अभी देखो ये सब चीज़ें आपको आई नो समझ नहीं आ रही होगी, दिमाग में बैठ नहीं रही होगी, बट जब हम इसे प्रॉपर टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ते हुए चलेंगे ना तब आपको ये चीज़ें जो यहाँ पे समझ में आ जाएंगी किस तरीके से हिंदुज़म डेवलपमेंट होता है, किस तरह से इस्लाम का डेवलपमेंट हुआ, यूरोपियन किस तरह से आए थे, किस तरह से डिफरेंट सोसाइटीज़ बनती हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है. तो वो हम चैप्टर बाय चैप्टर देखने को मिलेगा. यानी जो चैप्टर नंबर 1 है 7th के एनसीईआरटी का, ये सिर्फ ओवरव्यू बता रहा है इस पर्टिकुलर जो बुक है उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसके बारे में.
These 1,000 years of Indian history witnessed considerable change. After all, the 16th and 18th centuries were quite different from the 8th and और 11th century से काफ़ी ज़्यादा different थी in terms of economical factors, societal factor, religious factor, political factor. इन सभी चीज़ों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझेंगे किस तरीके से ये different थी. Therefore, describing the entire period, one historical unit is not without its problem. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. यानी हम दोनों को सेपरेट तरीके से नहीं पढ़ सकते, उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रास्ट था. मॉडर्निटी कैरीज विद इट सेंस ऑफ मटीरियल प्रोग्रेस यहाँ पे हुआ था. मतलब मॉडर्न इसलिए बोलते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं वहाँ पे मटीरियल प्रोग्रेस हुआ था, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट हो गया था सोसाइटी में. दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case. ठीक है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ प्रोग्रेस आपको मॉडर्न में देखने को मिला, मिडिवल टाइम पे भी आपको देखने को मिला किस तरह के स्किल्स जो थे उस समय लोगों के पास थे, जो अगेन शो करती थी किस तरीके से वहाँ पे लोगों का प्रोग्रेस हो रहा है, कितना एडवांसमेंट हो रहा है वहाँ पे. ठीक है. During this 1,000 years, society of the subcontinent were transformed often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading company का. क्योंकि देखो, अगर मिडिवल टाइम पीरियड जो हमारा जो मिडिवल एज है, अगर वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वहाँ पे इतना ज़्यादा कल्चरली और रिसोर्सेज वाइज इतना रिच नहीं होता, तो उस टाइम से बाहर से लोग अटैक ही नहीं करते. बाहर से जितने भी फॉरेनर्स के द्वारा जो भी अटैक किया गया है, जो भी इंडिया में आया गया है, इस्टेब्लिश किया गया अपनी अपनी जो भी डायनेस्टी थी, वो ये शो करती है कहीं ना कहीं उस टाइम भी हमारा जो इंडिया था काफ़ी ज़्यादा रिच था. तो यूरोपियंस का ऐसा बोलना कि इंडिया में सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस मॉडर्न टाइम पे हुई है, वो मटेरियल प्रोग्रेस करने के पीछे यूरोपियंस का ही जो हाथ है, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सच नहीं है. ठीक है. और क्योंकि इतना ज़्यादा एडवांस था, दैट्स वाई यूरोपियंस को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया कि हमें इंडिया की तरफ आना चाहिए. ठीक है. ओके, देन इसको यहीं पे इन्होंने फिनिश कर दिया इस चैप्टर को. तो बाकी चीज़ें जो है अगेन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. आपके जो भी फर्दर चैप्टर्स आएंगे उसमें हम समझते हुए कोशिश करेंगे. चैप्टर नंबर 2 जो है बेसिकली आपका किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में है. यहाँ पे मेनली हम फोकस करेंगे किस तरीके से जो कन्नौज है उसके बीच में जो भी चौहान्स थे, पालास थे, राजपूतास थे, किस तरीके से उनके बीच में स्ट्रगल होती है. जो मेनली चोलास है इनके एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे, किस तरीके से यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सोसाइटी किस तरीके से थी, एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ यहाँ पे क्या अपनाई जाती थी. तो उन सब चीज़ों को हम डिटेल में इस सेकंड चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आई नो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है फर्स्ट चैप्टर, बट क्योंकि ओवरव्यू बताना था किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी. बट आई एम श्योर थोड़ा बहुत चीज़ें जो यहाँ पे बताई गई हैं वो आपको कनेक्ट हो गया होगा. बाकी चीज़ें हम डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ पढ़ते हुए चलेंगे. अगर वीडियो आज का अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों के साथ सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. ओके देन बाय.